जी अस्सलाम वालेकुम। सेशन स्टार्ट करते हैं। इट्स आवर थर्ड लिनक्स सेशन। हम लोग ने लास्ट टू सेशंस में क्या किया था, उसका क्विक रिकैप। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था लिनक्स का। डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया था, इंस्टॉलेशंस को डिस्कस किया था लास्ट वीक। फिर हमने कुछ बेसिक कमांड्स पीडब्ल्यूडी और सीडी से स्टार्ट की थी। कल हम लोगों ने जो सेशन किया उसमें हम लोगों ने डिटेल्ड ये डिस्कस किया था कि हम लोग डायरेक्टरीज को कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे जो है वो अपना फाइल्स को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कर सकते हैं, या हम डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी डाटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसकी मैंने काफ़ी आपको डिफरेंट डिटेल्स बताई थी। आप लोगों एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा उसको। बाकी कुछ कमांड्स जो थी वो मैंने आपको एमवी से रिलेटेड बताई थी कि मूव क्यों यूज़ होता है, कट एंड पेस्ट के लिए यूज़ होता है, और रीनेम करने के लिए भी यूज़ होता है, टू पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमें अगर वेम एडिटर यूज़ करें तो हमें उससे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उससे कैसे हम यानी कि डेटा सेव कर सकते हैं, अपना कंटेंट सेव कर सकते हैं। एंड देन यूज़र ग्रुप और अदर परमिशंस को हम लोगों ने फाइल और डायरेक्टरी परमिशंस को डिटेल से डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स करवाई थी कि हम अपनी परमिशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वो हम लोगों ने लास्ट वीक डिटेल से कर लिया था। सॉरी, लास्ट वीक कह रहा हूँ, कल वाले सेशन में हमने कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये कमांड्स मैंने आपको बताई थी कि हम डेट जो परमिशंस हैं वो चेंज कैसे करते हैं, उसके लिए हमारी कमांड कौन सी लिनक्स की यूज़ होती है, वो हम लोगों ने कल देख ली थी। आज का जो हमारा सेशन है, आज हम लोग कुछ जो रिमेनिंग कमांड्स रहेंगी वो भी डिस्कस करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लिनक्स का जो है, जो असल पर्पस है कि हम लोगों ने अगर ये चीज़ें क्रिएट की हैं तो हमें इंस्टॉलेशंस कैसे करनी है। और इंस्टॉलेशन मतलब कि अगर हमें वेब सर्वर क्रिएट करना है या डेटाबेस सर्वर क्रिएट करना है या कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो वो हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को कल ये भी बताया था कि मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसकी कमांड्स हमें ओब्वियसली सारी याद नहीं होती। तो हम उस डॉक्यूमेंटेशंस जो नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट ब्लॉग्स नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनके थ्रू कैसे जो है हम लोग अपने पैकेजेस सही वर्जन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो चीज़ करेंगे। और उसके अलावा आज का सेशन है वो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि हम यूज़र्स क्रिएशन का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि हमें यूज़र कैसे क्रिएट करना है। क्योंकि अभी तक आप लोग देख रहे हो कि मैंने अभी तक जो सेशन पढ़ाया है उसमें मैंने AWS के ऊपर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, और उस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करके मैंने एक्सेस किया और उसके ऊपर ही आपको सारा सेशन बनाया जो पढ़ाया है। और उसका डिफॉल्ट यूजर जो है वो युबंटू है। आप लोगों ने 2 दिन से या 3 दिन का जो सेशन उनसे आइडिया लगा लिया है कि मैंने युबंटू यूजर ही यूज किया है। कौन कौन से यूजर्स इसमें अवेलेबल हैं और कौन कौन से यूजर्स हम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वहां से स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारे पास यूजर्स की अगर इंफॉर्मेशन हमें देखनी है कि हमारे पास यूजर कोई क्रिएट हुए हुए हैं तो हम कैसे देख सकते हैं। और कुछ यूजर्स आपके ह्यूमन यूजर्स होते हैं, कुछ यूजर्स जो हैं वो बाय डिफॉल्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से क्रिएट करता है और वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्रिएट करता है, वो भी अब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक तो जो नॉर्मल वे है ना कि अगर मैं कभी चेक करना हो आपको कि कोई यूजर क्रिएटेड है या नहीं और उसको उसको चेक कैसे करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देख सकते हैं, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव वे नहीं है लेकिन इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। आप एलएस कर लो, एक डायरेक्टरी होती है होम की। आपको याद होगा जब मैंने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताया था ना, जब मैंने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि होम डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी होती है जहां पर यूजर की इंफॉर्मेशन, जो भी नया यूजर क्रिएट होता है उसकी होम डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट होती है। क्योंकि हमारा ह्यूमन यूजर या एक नॉर्मल यूजर जो मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्रिएट हुआ है वो एक यूजर है और उसका नाम है युबंटू। तो जब युबंटू की बात की जाए तो वो यूजर बाय डिफॉल्ट यहाँ क्रिएटेड है और उसी की ही एक डायरेक्टरी यहाँ पर बनी हुई है होम के अंदर। अगर मैं यहाँ पर भी पीडब्ल्यूडी करूँ तो वो यही बता रहा है होम युबंटू के अंदर ही हूँ मैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब मैं कोई नया यूजर क्रिएट करूंगा, जब मैं कभी भी नया यूजर क्रिएट करूंगा तो उसकी जो भी क्या नाम है होम डायरेक्टरी है वो इधर ही क्रिएट होगी। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कभी भी यूजर क्रिएट करना होगा तो हम जब भी यूजर क्रिएट करेंगे उसकी एक डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यूजर क्रिएट करने की क्या ऑप्शन है, क्या कमांड है हमारे पास। तो यूजर क्रिएट करने की लिनक्स के अंदर कमांड होती है कि हम लोगों ने अच्छा, दूसरी वे, सॉरी, यूजर बाद में क्रिएट करते हैं, बल्कि एक और आपको जो असल वे था वो दिखाना है कि हमें कहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग को बल्कि मैं वो इंट्रोडक्टरी सेशन का वो
डॉक्यूमेंट भी ओपन करता हूँ। मैंने आप लोगों को एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाया था जो अपनी स्लाइड के अंदर, उसमें एक डायरेक्टरी थी जिसको मैं डिस्कस करूंगा। मैं एक मिनट ओपन कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट में वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँ। उसके लिए हमारे पास है ये डॉक्यूमेंट जो मैंने स्लाइड्स आप लोगों को दिखाई थी, जो हमारी जिससे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उसमें मैंने आप लोगों को एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाया था, ये वाला भी, जो लिनक्स फाइल सिस्टम का था डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जो इनका बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो कि क्रिएट हुआ होता है। आप उसको देख सकते हैं। उसमें भी देखें तो रूट के अंदर, अगर आप रूट डायरेक्टरी देखते हैं तो रूट के अंदर डिफरेंट डायरेक्टरीज क्रिएट हुई हैं। और अभी जो मैंने होम डायरेक्टरी की बात की थी, होम डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी होती है, देखिए ये वाली होम डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी है जिसके अंदर कोई भी यूजर, जब भी हम क्रिएट करते हैं तो वो इसके अंदर उसकी एक डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। तो आप लोगों ने ये हमेशा याद रखना है कि कभी भी समटाइम हमें जरूरत पड़ जाती है लोकेट करने की, समटाइम हमें किसी डेटा को ढूंढने की जरूरत पड़ती है, तो हम इस लोकेशन पे जाके अपना यूजर की डिटेल देख सकते हैं। अब जो मैं बात करने लगा था कि हमें एक डायरेक्टरी थी जिसकी मैंने डिटेल से डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम जब हम लोग इस स्लाइड के ऊपर आए थे, या इस स्लाइड पे भी आए थे, और वो डायरेक्टरी है, उसका नाम है ईटीसी। ईटीसी होती क्या है? ईटीसी वो डायरेक्टरी होती है जहां पर होस्ट स्पेसिफिकेशन, जो जो उसकी सिस्टम लेवल की कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, वो हम लोग ईटीसी में बाय डिफॉल्ट हमारी वहां पर पड़ी होती है। कोई भी चीज हमारी जो सिस्टम लेवल की है वो हमारी ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर होती है, ये ईटीसी डायरेक्टरी है। तो अब मैं ईटीसी, और एक बात याद रखना, जिस तरह इसको मैं इस तरह से भी एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर इजीएस्ट एग्जांपल मैं दूं कि जिस तरह आप विंडो यूज कर रहे हैं और विंडो के अंदर जो सी ड्राइव होती है जहां पर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ होता है, अगर आप सी ड्राइव के अंदर जाके उसकी विंडो की 64 की या किसी की भी डायरेक्ट जो फोल्डर है उसके अंदर जाके कोई फाइल्स डिलीट कर दो, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर सकता है, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की चीजें पड़ी होती हैं। तो इसी तरह ईटीसी डायरेक्टरी या ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था, इसकी जो बाय डिफॉल्ट जो चीजें पड़ी होती हैं, अगर आपने उसमें से स्पेशली ईटीसी में से अगर आपने कुछ डिलीट किया तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इश्यूज आ सकते हैं। तो इसीलिए ये याद रखना, इफ यू हैव द राइट्स, क्योंकि अगर मैं यूबंटू यूजर हूं और मेरे पास राइट्स नहीं है, जिस तरह मैं अभी ईटीसी डायरेक्टरी में जाके आपको दिखाता हूँ, एक ईटीसी डायरेक्टरी में ईटीसी बाय डिफॉल्ट ये बनी हुई है, मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसमें जाके एलएस करूंगा तो आपको आपको यहाँ पर ढेर सारी फाइलें नजर आएंगी जो पहले से बनी हुई हैं। अब वो क्या क्या है हम उनमें से कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं। ये याद रखना, हमारा एज अ डेवऑप्स इंजीनियर या एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग का बहुत ज्यादा काम ईटीसी डायरेक्टरी में होता है, और आज के बाद आप लोगों का भी होगा। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? सारी इंपॉर्टेंट है वैसे। एपीटी एक पैकेज मैनेजर है, वो बाय डिफॉल्ट एपीटी के अंदर, इसकी ईटीसी के अंदर पड़ा होता है, इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर पड़ी होती हैं। क्लाउड की है क्रॉन जॉब, अगर हम जो क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ पर आ रही है, क्रॉन टैब की इंफॉर्मेशन यहाँ पर फाइल पड़ी हुई है। उसके अलावा डीपी के जी, ये भी एक पैकेज मैनेजर है, इसको भी, अगर इसकी भी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर पड़ी होती हैं। जो यूजर और ग्रुप्स क्रिएट होते हैं वो भी यहाँ पर, उनकी भी इंफॉर्मेशन यहीं पर है। होस्ट की इंफॉर्मेशन और होस्ट नेम, आपको याद है कल मैंने एक होस्ट नेम से रिलेटेड चीज डिस्कस की थी कि अगर मुझे अपने आईपी एड्रेस की जगह पे अपना कोई होस्ट नेम सेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो वो यही फाइल है होस्ट नेम की, ये वाली, कि जिसके अंदर अभी भी मैं जाऊं ना, चले मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर मैं इस होस्ट नेम फाइल को कैट करता हूं, होस्ट नेम, क्योंकि मैं ईटीसी के अंदर ही हूँ, देखिए मैं होस्ट नेम ईटीसी के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो ईटीसी के अंदर ही हूँ। और अगर मैं इसकी फाइल को, होस्ट नेम को कैट करता हूँ, तो यहाँ पर देखें यही आईपी एड्रेस जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा? अब मैं आपको एक चीज मजे की दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ होस्ट नेम में, विम से मैंने ओपन किया इसको, विम या नैनो से आप ओपन कर सकते हो, एडिट किया, और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया डेवऑप्स B7 लिनक्स या अंडरस्कोर लिनक्स मैं लिख दिया। ये ठीक है, ये उसका नाम मैंने चेंज कर दिया कि मेरे होस्ट नेम का नाम अब ये नजर आएगा। लेकिन जब मैं इसको स्केप करता हूँ, WQ करता हूँ और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाता हूँ, तो ये मुझे एरर देता है। एक्सक्लेमेशन मार्क कल हमने डिस्कस किया था ना, जब आज को भी याद होगा, बाकियों को भी याद होगा, मैंने बताया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आपके पास सूडो प्रिविलेजेस हैं और आप, यानी कि आप, क्योंकि मैं ऑनर था उस टाइम फाइल का, मैं कल वाली जो एग्जांपल थी उसमें ऑनर था, यानी कि मैं ही युबंटू यूजर ही ने वो फाइल क्रिएट की हुई थी। तो जब मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के उसको फोर्सफुली कहा कि भाई मेरी चीज लिख दो, तो उसने लिख दी। लेकिन यहां पर उसने क्यों नहीं लिखने दी? क्योंकि ये वो लोकेशन है, ईटीसी डायरेक्टरी वो लोकेशन है कि जहां पर रूट यूजर ही कुछ कर सकता है। रूट यूजर यानी कि जो रूट यूजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ होता है,
वो यूजर, और बाय डिफॉल्ट दूसरा यूजर रूट यूजर क्रिएट हुआ होता है, एक बात याद रखना, ये रूट यूजर है, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ होता है। लेकिन मेरे पास क्योंकि प्रिविलेजेस नहीं है एज अ युबंटू यूजर, तो मैं नहीं वो क्या नाम है चला सकता। ये बात, एक बात याद रखना, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या युबंटू यूजर के पास रूट की प्रिविलेजेस आ सकती हैं या हैं, तो वो कैसे वेरीफाई करनी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये बात पहले याद रखो कि एज अ युबंटू यूजर जब मैंने इस फाइल को एडिट करने की कोशिश की, इसकी होस्ट नेम को एडिट करने की कोशिश की, तो इसने एरर दे दिया, और इसने एरर ये दिया कि आपके पास जो है वो आप ओपन नहीं कर सकते या आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास परमिशन नहीं है ना। तो परमिशन ना होने की वजह से यहाँ पर ये एरर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एंटर भी कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं करेगा। मैं इसको बार बार भी कहूँ कि भाई लिख दो, नहीं लिखेगा। मैं इस्केप करके विदाउट सेव किए जब बाहर आऊंगा तो ये बाहर आ जाएगा, और उसमें जब मैं दोबारा फाइल में जाऊंगा तो ये मेरी मेरी चेंज नहीं हुई, क्योंकि वो वापस उसने आईपी एड्रेस वापस लिख दिया, क्योंकि मेरा चेंज सेव ही नहीं हुआ। अब बात आती है कि अगर मुझे ये चेंज फोर्सफुली करना है तो कैसे करना है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। चले अभी वो चीज मैं बता देता हूँ, फिर हम उसको मैं दिखा भी दूंगा कि वो चक्कर होता क्या है। एक बात याद रखना, कुछ मशीन्स के अंदर, कुछ सर्वर जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट इस जो AWS के अंदर जो यूजर से आप लॉगिन हुए हो, जो मैं वर्चुअल मशीन से लॉगिन हुआ हुआ हूँ जिस वर्चुअल मशीन में, उसमें डिफॉल्ट यूजर युबंटू है, और ये युबंटू यूजर रूट की प्रिविलेजेस यूज कर सकता है। ये बात याद रखना, कर सकता है। वो कैसे कर सकता है मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। अब वो कर सकता है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसको ट्राई करने के लिए, यानी उसको यूज कर सकता है, उसको कैसे चेक करना है, उसके लिए मैं सिर्फ ये करूंगा कि सूडो की कमांड लिखूंगा। सूडो का मतलब होता है सुपर यूजर, जो सुपर यूजर होता है ना, ठीक है, वो यूज होता है सूडो के लिए। तो सुपर यूजर रूट यूजर होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं सूडो की प्रिविलेजेस यूज करके कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं करूंगा सूडो, लिखूंगा विम और आगे होस्ट नेम लिख दूंगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, कमांड वही है कि भाई इस फाइल को खोलो, लेकिन एज अ सुडो का मतलब है रूट बन के खोलो, रूट की प्रिविलेजेस यूज करके खोलो। हूं मैं युबंटू यूजर, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं मैंने अयाज नाम का एक यूजर क्रिएट किया हुआ है, क्या अयाज नाम का जो यूजर होगा क्या वो भी सुडो लिख के किसी फाइल के आगे लिख के जब फाइल ओपन करेगा तो क्या वो उसके अंदर एडिट कर सकता है? तो इसका आंसर होगा नो, वो नहीं कर सकता। उसकी रीजन क्या है, मैंने आपको बताया कि मैं अभी आपको वो एक्चुअल लोकेशन दिखाऊंगा कि कहां पर वो एंट्री हुई हुई है जिसकी वजह से ये युबंटू यूजर जो है वो सूडो की प्रिविलेजेस यूज कर सकता है। ठीक है, तो बाकी कोई यूजर नहीं कर सकता। अगर मैं इसको सूडो लिख के विम से अपनी इस फाइल को ओपन करता हूं और दोबारा इसको आई से इंसर्ट करके रीनेम करता हूं और लिख देता हूं कुछ भी, यानी कि डेवऑप्स B7-Linux। अब मैं सेव करता हूं और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के सारा कुछ सेव करता हूं और एंटर करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। अब जब मैं इसको दोबारा फाइल को कैट करता हूं सिर्फ देखने के लिए क्या मेरा चेंज आ गया, तो अब वो चेंज आ गया होगा। अब वो चेंज सेव हो गया है, लेकिन आप लोग अब नोटिस करो कि मैंने तो कहा था कि ये होस्ट नेम यहां पर आता है नजर, तो यहां चेंज क्यों नहीं हुआ? यहां एक बात याद रखना, जब आप होस्ट नेम या होस्ट लेवल या रूट लेवल की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज करोगे, तो एक दफा होस्ट नेम जब भी चेंज करोगे तो एक दफा आपको अपना सेशन दोबारा बनाना पड़ेगा। सेशन का मतलब है कि आपको ये वर्चुअल मशीन एक दफा दोबारा इस सर्वर से बाहर निकल के दोबारा इस सर्वर में आना पड़ेगा, या डुप्लीकेट सेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से एग्जिट करता हूँ। मैं देखें AWS की मशीन से बाहर निकल आया, अपने लैपटॉप में आ गया, मैं दोबारा वो अप एरो करके वो कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखना होस्ट नेम चेंज हो गया होगा, ये देखें। ये चेंज क्यों नहीं हुआ? जस्ट अच्छा, ये सेव नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर। वैसे तो आमतौर पे इस तरह सेव करने से और सेशन से करते हैं, वो जो कमांड लाइन है ना, जो कमांड में होस्ट नेम की कमांड होती है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैनुअल मेथड बताने का मेनली रीजन ये सारा इसलिए था कि मैंने आपको सूडो वाली चीज़ बतानी थी कि कुछ चीज़ें चेंजेस हम लोग सूडो कमांड लगा के ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हम कर सकते, क्योंकि हम रूट यूज़र नहीं हैं। तो रूट यूज़र होते तो फिर तो आपको मसला नहीं था। लेकिन अब वो एक और जो तरीका है वो मैं देखता हूँ, मैं एक दफ़ा यहाँ से यहीं से बैठ के वो फाइल में देखता हूँ, मेरा चेंज अभी भी पड़ा हुआ है, और ऑब्वियसली वो पड़ा होगा, चेंज पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक कमांड हम यूज कर लेते हैं सूडो करके, एक दफा रीबूट कर लेते हैं। दिस इज नॉट द एक्यूरेट वे, आई एम नॉट रिकमेंडेड इट कि आपको ये करना पड़े सम टाइम, लेकिन ये कि अगर आपको ये करना भी पड़ रहा है तो आपका होस्ट नेम चेंज हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर जब हम होस्ट नेम की कमांड से करते हैं और मैं सेशन डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ, तो ऑब्वियसली इट शुड कनेक्टेड एंड इट वर्क्स। तो वो इट विल टेक अराउंड
मैक्सिमम 2 मिनट्स, तो आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसका सेशन जो है वो दोबारा स्टार्ट करेंगे एंड देन होपफुली ये आपका चेंज आ जाएगा। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमें चेंज करना है तो हम होस्ट नेम की कमांड के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आई थिंक इट नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट्स रीबूटिंग इट, तो फिर हम करते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर मैं आपको ETC डायरेक्टरी के भी बताता हूँ, फिर आपको ये भी दिखाता हूँ अभी कि हम लोग किस तरह से क्या नाम है, ये जो Ubuntu यूज़र है क्यों ये रूट के प्रिविलेजेस को यूज़ कर सकता है, वो कहाँ पर इसकी एंट्री हुई हुई है। हम लोग उस एंट्री को देख सकते हैं, और हम क्या नए यूज़र को भी ये सब चीज़ें अलाउ कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग के पास वहीं पर उसी फाइल में, जब भी हम कोई नया यूज़र क्रिएट करेंगे और उसको भी रूट की प्रिविलेजेस देनी है, तो हम उस फाइल के अंदर जब अपने यूज़र की एंट्री कर देंगे तो ऑब्वियसली आपकी क्या नाम है वो यूज़र भी रूट प्रिविलेजेस यूज़ कर सकता है। सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड लेट मी कनेक्ट इट अगेन। तो अब ये कनेक्ट हो गया और आप ये देखें ये इसका होस्ट नेम चेंज भी हो गया। तो आमतौर पे सेशन दोबारा डिस्कनेक्ट करके, यानी कि अपना डुप्लीकेट सेशन या सेशन डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करने से भी हो जाता है, बट अगर रिबूट करेंगे तो ऑब्वियसली इट वर्क्स आल्सो। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है कि दूसरी क्या कमांड क्या है। दूसरी एक कमांड होती है होस्ट नेम की। होस्ट नेम CTL से हम देख सकते हैं हमारे पास इस टाइम क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कि हमारा होस्ट नेम क्या है, हमारा आइकन नेम जो भी कंप्यूटर, ये समय AWS ने सेटअप किया हुआ है जो भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कभी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएं और आपको ब्लैक स्क्रीन मिल जाए तो आपको ये आइडिया समटाइम नहीं होता कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली ब्लैक स्क्रीन तो सबकी है। अगर आप रेड हैट यूज कर रहे हैं, आप CentOS यूज कर रहे हैं, Ubuntu यूज कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम में हूं। तो होस्ट नेम CTL की कमांड होती है जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है Ubuntu 22.04 आ रहा है, कर्नल कौन सा है इसका, आर्किटेक्चर x86 है, हार्डवेयर कौन सा लगा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये भी आप एक कमांड याद रखें, ये मैं आपके डॉक्यूमेंट में भी लिख देता हूँ एंड आई विल शेयर इट विद यू टू चेक the OS version and distribution। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट है। अब बात आती है कि अगर मुझे होस्ट नेम क्या नाम है कमांड से चेंज करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सूडो लगाना पड़ेगा। सूडो की कमांड, सूडो का मतलब ये कि देखिए, मैं अगर होस्ट नेम, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि मैं एज अ Ubuntu यूजर कोई भी मेजर काम नहीं कर सकता, कॉन्फ़िगरेशन लेवल का, सर्वर लेवल का कोई भी काम Ubuntu यूजर बन के मैं नहीं कर सकता। मुझे सूडो कह सकते हैं कि मुझे रिप्रेजेंट करना है कि मैं सूडो के प्रिविलेजेस रखता हूं। अगर मैं सूडो प्रिविलेजेस नहीं रखता हूँ तो मुझे एरर दे देगा। तो इसीलिए जब मैं सूडो लिख के कोई कमांड रन करूंगा तो उसको ये पता चलता है कि दिस यूजर शुड हैव द सूडो प्रिविलेजेस, सो दैट्स व्हाई इट्स रनिंग द कमांड्स। तो वहां पर आपको ये हेल्पफुल होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर कमांड लिखूंगा सूडो होस्ट नेम, और आगे मैं लिख देता हूँ डेवऑप्स, या मैं लिख देता हूँ लिनक्स मशीन, ठीक है, या लिनक्स कोर्स, या जो भी मैं लिख देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये एक्चुअली में रिप्लेस करेगा उस फाइल के अंदर जाके। लेकिन ये क्यों इम्पैक्ट नहीं आया, वही सेशन वाली बात है। मैं इसको दोबारा सेशन को डिस्कनेक्ट करता हूँ और सेशन दोबारा कनेक्ट करता हूँ। होपफुली रीबूट नहीं करना पड़ेगा। देखें वो हो भी गया चेंज। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर लिनक्स कोर्स आ रहा है। तो ये चीज़ थी, लास्ट टाइम मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि हमें रीबूट नहीं करना पड़ता जब हम करते हैं। लेकिन जो परमानेंट चेंज है, जो चीज़ है एक्चुअली, वो ये है कि अगर आपने यहाँ पर परमानेंट चेंज करनी, ये एक आपका टेम्परेरी चेंज था। अगर आपने परमानेंट चेंज करना है तो आप इस फाइल में जाके चेंज करेंगे तो ये आपका परमानेंट चेंज रहेगा। अगर ये सर्वर कभी रीबूट होगा तो ये दोबारा अपना होस्ट नेम ये ले आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दोबारा इसको होस्ट नेम जो हमारे पास अभी भी टेम्परेरी भी चल रहा है उसको भी दोबारा रिवर्ट कर देते हैं। और मैं दोबारा सेशन डिस्कनेक्ट करता हूँ एंड दोबारा सेशन अपना कनेक्ट करता हूँ। सेशन कनेक्ट मतलब कर, जी, होस्ट नेम वाली कमांड से सिर्फ वो कैशे में रखता है नाम। कैशे में रखता है, वो फाइल में टेम्परेली सेव नहीं करता। लेकिन एक दो कुछ फ्लैग्स यूज होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, वो उन फ्लैग्स को अगर यूज करके करें तो वो टेम्परेली को भी परमानेंट रिप्लेस भी कर सकता है, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से, लेट मी सी, बाकी वो कमांड्स असल में बहुत सारी हैं, मैं मुझे अभी ज़हन में नहीं, वैसे मेरे ख्याल से शायद वो होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम करके कुछ था।
तो वो चेंज कर देते। तो कमांड्स आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं बताया जिस तरह आपको कभी चेंज करनी है, आपने जाना है ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर, होस्ट नेम के अंदर, और ये वाली फाइल को आपने अपना होस्ट नेम जो दे देंगे, ये परमानेंटली आपका सेव रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने अभी तक आपको कहा कि यूबंटू यूजर रूट की प्रिविलेजेस रखता है। वाई, कहाँ पर ऐसी कोई एंट्री हुई भी है? तो मैंने आपको कहा था ईटीसी डायरेक्टरी, ये वो डायरेक्टरी है जहां पर आपकी सारी चीजें पड़ी। तो मैं आपको दोबारा कुछ फाइलें दिखाता हूँ। मैं आपको होस्ट नेम वाली पे आ गया था, उसके बाद क्या है मैं आपको कुछ वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये है होस्ट नेम। होस्ट होते हैं, होस्ट की एंट्री भी यहाँ पर होती है। init.d की भी एक कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आज से कुछ अर्से पहले ना हम लोग सिस्टम CTL की एक कमांड यूज करते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। बल्कि वो कमांड यूज होती थी कि अगर मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करना है, मुझे अपनी कोई सर्विस, सर्वर और सर्विस में डिफरेंस किसी को पता है क्या होता है? लिनक्स के अंदर ना, चले मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा बेटर बता सकूंगा। लिनक्स के अंदर ना, लिनक्स के अंदर ये आप लोगों ने याद रखना, क्योंकि जब सम टाइम नाम इतनी स्पीड से मैं लूंगा ना, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं सर्वर का नाम लूंगा और सम टाइम मैं सर्विस का नाम लूंगा। सर्वर का मतलब है जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, जिस तरह इस टाइम मैं यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, ये एक सर्वर मशीन है। ठीक है, एक एक हार्डवेयर है। ठीक है, ये बात है। सर्विस का मतलब है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रनिंग सॉफ्टवेयर हैं या पैकेजेस हैं, हम उसको सर्विस कह सकते हैं का बात मैं बात कर रहा हूँ, सारे नहीं होते। सर्विस वो प्रोसेस, या वो इसको प्रोसेस भी कहते हैं वैसे, प्रोसेस, वो प्रोसेस या वो सॉफ्टवेयर जो परमानेंटली बैकएंड पे चल रहा होता है, हम उस सर्विस को, अब सर्विस कौन कौन सी किस्म की हो सकती है? वेब सर्विस हो सकती है, वेब सर्विस है। डेटाबेस एक सर्विस हो सकती है। उसके अलावा प्रॉक्सी सर्विस हो सकती है कोई। तो बहुत सारी इस किस्म की सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है, अब वो सर्विसेज चल रही हैं हमें अच्छा, इसके अलावा कौन सी सर्विस हो सकती है? कोई क्रॉन जॉब एक सर्विस हो सकती है, सॉरी, एक क्रॉन जॉब हमारी कोई सर्विस हो सकती है। यानी कि जो भी एक प्रोसेस है जो चल रहा है, रनिंग प्रोसेस है, वो हमारा एक सर्विस हो सकती है। अब उस सर्विस को कैसे मैनेज करना है, तो वो भी हम करते हैं। मेरे समय ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, इसलिए मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। मैं आपको सर्विसेज भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी, और उसको हम लोग यूज भी करेंगे। अगला हमारा काम वही है। तो होस्ट नेम आ गई, इसमें से मैं इसलिए आपको फाइलें दिखा रहा हूं ताकि मुझे भी कुछ याद आ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट फाइलें जो हैं वो मैं आपके लिए हाईलाइट करता जा रहा हूँ। कर्नल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है अगर आपको देखनी है। उसके अलावा लॉग्स चेक करने की होती है, लेकिन लॉग्स की इंफॉर्मेशन कहीं और भी होती है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मॉड्यूल्स एक इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो भी आप मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो किसी भी पैकेज का, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अंदर जाके एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है। ओएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। पास डब्ल्यूडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम पास डब्ल्यूडी को डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड का नाम नहीं यूज होता, यहाँ पर पास डब्ल्यूडी होता है, तो इसलिए पासवर्ड एंड पास डब्ल्यूडी इज सेम। ओके, तो हम इंशाल्लाह इसको भी यूज करते हैं। पाइथन, एक बात याद रखना, कोई भी आपसे पूछे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लिनक्स का ओएस है जो कि फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, वो पाइथन पे बना हुआ है। लिनक्स एक्चुअल में बैकएंड पे पाइथन पे बनी हुई, इसका जो कर्नल है ना, जो इसका सॉफ्टवेयर जो लिखा हुआ है वो पाइथन में। ठीक है, अगर आपको कर्नल लेवल के ऊपर कोई चेंजेस करनी, तो आप पाइथन का एक एक्सपर्ट हायर करेंगे और अपने नाम का भी कर्नल रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई नया कह सकते हैं कोई नया पैकेज या कोई नया सॉफ्टवेयर या कोई नया फीचर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हम इन्हें पाइथन के थ्रू जो है इसके कर्नल के अंदर कोई चेंजेस करके भी इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट लिनक्स के अंदर पाइथन इंस्टॉल हुई होती है। ठीक है, तो ये आपको, अगर लेटेस्ट वर्जन नहीं है या आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए, आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं ऑब्वियसली। resolve.conf एक इम्पॉर्टेंट है फाइल जिसको हम यूज़ करते हैं समटाइम। आरसिंक या सिसलॉक्स की है, सिक्योरिटी की कुछ सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विसेज इंस्टॉल होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। एसएसएल एसएसएच की जो, अच्छा, ये जो एसएसएच का कनेक्शन बनाया है वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर्ड है। यानी कि अगर मैं एसएसएच की ये डायरेक्टरी डिलीट कर दूं, मेरा सर्वर एसएसएच नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एसएसएच की भी एक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो कहीं ना कहीं स्टोर हुई भी है। सूडो की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ये वो फाइल है जिसकी मैं अभी तक आपसे बात कर रहा था। मेरा यूबंटू यूजर जो है वो क्यों सूडो के प्रिविलेजेस यूज कर सकता है? सूडोर्स की एक फाइल होती है जिसके अंदर मेरे यूबंटू यूजर को अलाउ है कि वो सूडो यूजर बन के काम कर सकता है। अगर मुझे कोई नया यूजर को भी सूडो के प्रिविलेजेस यानी रूट के प्रिविलेजेस देनी है, तो मैं सूडोर्स की फाइल में उसकी एंट्री कर दूंगा
अपना सेशन रीबूट करूंगा, देन माय यूजर शुड आल्सो हैविंग द कैपेबिलिटी टू यूज द रूट प्रिविलेजेस। तो वो हम इंशाल्लाह इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। सिस्टम डी में भी हम डिस्कस करते हैं, सिस्टम डी से लेवल टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और यूएफडब्ल्यू एक फायरवॉल है, जिस तरह हमारे पास क्या नाम है, विंडो के अंदर फायरवॉल होती है ना, फायरवॉल मैनेजर और समथिंग होता है, या पता नहीं, मुझे काफी अर्से हो गया विंडो यूज किए को। उस तरह यहाँ पर भी जो फायरवॉल यूज होती है लिनक्स के अंदर वो यूएफडब्ल्यू। ये एक बात याद रखना, नॉट जस्ट द यूएफडब्ल्यू, बिकॉज अब यूबंटू के अंदर यूएफडब्ल्यू यूज होती है, लेकिन कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जिनके अंदर लिनक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जिनमें आईपी टेबल्स की वो यूज होती है। ठीक है, तो आपने ये मिक्स नहीं करना। यूएफडब्ल्यू में अगर मुझे किसी पोर्ट को ब्लॉक करना है, किसी स्पेसिफिक आईपी को ब्लॉक करना है, या स्पेसिफिक आईपी को अलाउ करना है, जो कुछ भी करना है वो यूएफडब्ल्यू के अंदर होता है। ठीक है, तो हम वो ये फायरवॉल के तौर पे इसको यूज, तो आमतौर पे हम लोग बैड प्रैक्टिस के तौर पे मैं कह सकता हूँ हम यही करते हैं कि हम आते हैं और अपना सबसे पहले फायरवॉल ही बंद कर देते हैं, और फिर कहते हैं चलो जी काम करो, क्योंकि बहुत सारी हमें बार बार एंट्रीज यहाँ पर करनी पड़ती हैं। विम का सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, VMware टूल्स अवेलेबल हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें जिनको मैंने भी नहीं यूज़ किया हुआ, जो मेजर थी मैंने आपको बता दी है। अब हम डिस्कस करते हैं सूडोवर्स की फाइल को। तो हम क्या करेंगे, ये सूडोवर्स की फाइल है, इसको कैसे पता चलेगा, कौन बता सकता है ये फाइल है या फोल्डर है? उसके आगे सर हाइफन है ना, इट मींस बिल्कुल के वो बिल्कुल, एक मैंने कल फाइल बताया है। था कि अगर इसके आगे डी लिखा होता तो ये डायरेक्टरी होती है, इसके आगे हाइफन है तो इट्स मीन के फाइल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, विम करते हैं सूडोवर्स को। सूडोवर्स, एक मिनट मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है। ठीक है, मैं इसको खोल रहा हूँ इस तरह। ठीक है, अच्छा ये देखिए, सबसे पहले जब ओपन किया तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, परमिशन डिनाइड। ये वो फाइल है जिसको रूट यूजर ही खोल सकता है, आगे कोई नहीं खोल सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, मैंने देखिए यहाँ पर सूडो नहीं लगाया था, अब मैं जब लिख के लिखूंगा सूडो विम सूडोवर्स, तो ये मुझे करने देगा, ओपन करने देगा, ये ओपन हो गई है। लेकिन चले मैं एक और चीज भी आपको बताता हूँ, यहाँ से बाहर निकलता हूँ। क्या आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्या मैंने आपसे अभी तक बात की कि यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो यूजर एग्जिस्ट करते हैं, एक यूजर यूबंटू का यूजर है और दूसरा यूजर रूट यूजर है। तो क्या मैं रूट यूजर बन सकता हूँ? तो ऑब्वियसली मैं बन सकता हूँ। कैसे बनना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से एग्जिट एग्जिट क्यों करना है, सॉरी, मैं यहाँ पर आता हूँ। ये देखिए, अभी मैं रूट यूबंटू यूजर हूँ, मैं रूट यूजर बनना है, तो कैसे बनूंगा, यहाँ पर एक कमांड होती है सूडो एसयू। सूडो एसयू का मतलब है कि सूडो यूजर पे, एसयू का मतलब है स्विच यूजर, स्विच यूजर टू सूडो। तो स्विच यूजर सूडो में लिखता हूं, जैसे करूंगा ये देखिए यहाँ पर आ गया रूट। अब मैं रूट यूजर बन चुका हूं। ठीक है, और अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे ईटीसी डायरेक्टरी में जाना है। ईटीसी डायरेक्टरी में गया, एलएस किया, सारी फाइल फोल्डर आ गए। अब मैं देखें, अब मैं सूडो नहीं लिखूंगा, मैं खाली लिखूंगा विम सूडोवर्स, और अब ये सब कुछ दिखा देगा। इसने मुझे ये नहीं कहा परमिशन डिनाइड, बिकॉज ये यूजर जो सूडो यूजर है वो, उसके पास प्रिविलेजेस हैं कि वो इस फाइल को देख सकता है। ठीक है, तो हम ये करते हैं। यहां पर AWS ने क्या किया हुआ है, आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे ये होता है कि हमारा जो Ubuntu यूजर है, जो कि बाय डिफॉल्ट है, वो एडमिन यूजर होता है। वो एडमिन यूजर होता है, इसलिए वो एडमिन के ग्रुप के अंदर एडेड है। एडमिन ग्रुप के अंदर वो यूजर एडेड है, इसलिए Ubuntu यूजर को प्रिविलेजेस हैं बाय डिफॉल्ट कि वो रूट बन सकता है। लेकिन अगर मैं कोई नया यूजर क्रिएट करता हूं, या तो मैं उसको एडमिन ग्रुप में डाल दूं, या मैं उसकी एंट्री यहां पर कर दूं, जिस तरह ये एंट्री हुई है ना, इसके नीचे एक एंट्री कर दूंगा। तो आपका क्या होगा कि ये यूजर भी, क्या नाम है, जो यूजर नया मैं बनाता हूं वो भी रूट के प्रिविलेजेस यूज कर सकता है। रूट के प्रिविलेजेस का समय मकसद क्या होता है कि देखो, अगर मैं आप सबका किसी के यूजर्स क्रिएट कर दूं अपनी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और आपको मैं रूट के प्रिविलेजेस ना दूं, तो आप लोग सिर्फ काम तो कर सकोगे सर्वर के ऊपर, कोई कमांड्स कमांड्स तो छोटी मोटी रन कर सकते हो, लेकिन वो भी कमांड जो फाइलों में क्रिएट करने वाली, जो आपने फाइलें क्रिएट की हैं उसमें कर सकते हो। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल की चीजें हैं, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, वो आप नहीं कर सकते। जिस तरह इसकी एग्जांपल मैं इस तरह भी दे सकता हूँ कि जिस तरह आप किसी कंपनी में, आप लोग किसी सॉफ्टवेयर में काम करते होगे, वहां पर आप लोगों को कई दफा आपके लैपटॉप के साथ यूएसबी लगाना अलाउ नहीं होती। जिस तरह आप लोगों को कोई सॉफ्टवेयर करना इंस्टॉल अलाउ नहीं होता, तो उसके लिए आपको आईटी के पास जाना पड़ता है, और आईटी क्या करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर यूज करता है और उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर में, आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। तो इसी तरह अगर मैं आप लोगों को रेगुलर यूजर बना के डाल दूंगा सर्वर पे, तो आप लोग नॉर्मल काम तो कर सकोगे, लेकिन आप लोग कोई सिस्टम लेवल की चेंजेस नहीं कर सकते, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकोगे। तो अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने की आपको प्रिविलेजेस देनी, तो समझ ले मैं आपको एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर ऐड कर रहा हूँ,
और आप सूडो के राइट्स यूज करके वो काम कर सकते हो। समझ आई? तो यहां पर ये वो चीज आती है। चले मैं आपको वो करके भी दिखा देता हूँ कुछ चीजें। यहां से मैं निकलता हूँ। अच्छा, एक और फाइल होती है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर, और वो थी, यहीं पर ओपन करते हैं उसको। और वो फाइल है, उसका नाम है पास WD। ये वो फाइल है जिसके अंदर सारे, मैंने आपसे अभी तक बात की थी, मैं दोबारा रिपीट करूं, मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास सिस्टम के ऊपर लॉगिन करने वाले सिर्फ दो यूजर्स होते हैं, एक रूट यूजर होता है और एक यूबंटू यूजर होता है। लेकिन एक बात याद रखें, मैंने अभी तक कोई यूजर नहीं क्रिएट किया, ये सारे लिस्ट में पड़े हुए तमाम यूजर्स हैं। कुछ यूजर्स ह्यूमन होते हैं, कुछ यूजर्स मशीन होती हैं या पैकेजेस होते हैं। ठीक है? मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप लोगों को ना समझ आए तो मुझे प्लीज कहना कि सर ये दोबारा रिपीट करते हैं, मैं नहीं समझा, क्योंकि ये वो चीजें जो अगर आप लोग समझ लोगे ना, तो आप लोगों के लिए लिनक्स में काम करना आसान हो जाएगा। समझना थोड़ा मुश्किल है, काम करना आसान है। ठीक है? तो अब ये वो तमाम यूजर्स बाय डिफॉल्ट हैं जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने, यूबंटू वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हुए में, यानी कि बने में यूजर्स। लेकिन ये वो तमाम यूजर्स हैं, यहां से लेके यूबंटू को निकाल के, ये तमाम यूजर्स, इन सारे यूजर्स के एंड पे एक लफ्ज लिखा हुआ है, उसको पढ़ोगे तो वो लिखा हुआ है नो लॉगिन। ये सब पे लिखा हुआ है, देखिए नो लॉगिन। ये कुछ है, इसको स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं, इसका इसका कोई और पर्पस है। कुछ यूजर्स, मैक्सिमम यूजर पे देखें नो लॉगिन लिखा हुआ है। नो लॉगिन का मतलब होता है कि यूजर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको लॉगिन, उससे लॉगिन नहीं हुआ जा सकता। यानी कि मैं ये कहूं कि मैं क्या डेमिन एक यूजर यूज करके क्या लॉगिन कर सकता हूं, तो नहीं कर सकता। लेकिन युबंटू को अगर आप पढ़ो तो इसके आगे नो लॉगिन नहीं लिखा हुआ, इसके आगे लिखा हुआ है बिन बैश। का मतलब है कि ये एक बैश, क्या नाम है, बैश के ऊपर लॉगिन कर सकता है, एक बैश टर्मिनल के ऊपर लॉगिन कर सकता है। ठीक है? तो बात ये कि यहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं उन सब के आगे नो लॉगिन लिखा हुआ है, मैक्सिमम के आगे। और कुछ लॉगिन्स हैं जिनके आगे बिन फॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये उस पे, ये इसका भी मतलब यही होता है कि लॉगिन नहीं कर सकते। लेकिन नो लॉगिन कहाँ लिखा जाता है? मैं वैसे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, या मैं वो आपको उस तरफ नहीं लेके जा रहा, लेकिन एक बात याद रखना, कभी आपको ये कंपनी में टास्क मिल जाए ना कि भाई आपने लिनक्स सर्वर्स मैनेज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस टाइम ये सारी जो मेरी क्लास है, सारे के सारे डेवलपर्स हैं और सारे आए, और आपको एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपने सबके यूजर्स क्रिएट कर दिए। जैसे आप यूजर्स क्रिएट करोगे तो यहां पर उनके नाम आ जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कुछ अरसे बाद हसीब यूजर जो है वो कंपनी छोड़ जाता है, तो आम तौर पर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बताऊं क्या करता है, वो यहाँ पर जो हसीब का यूजर बना होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के नो लॉगिन लिख देगा। उसका यूजर डिसेबल हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। यूजर को डिसेबल करने के लिए हम नो लॉगिन भी लिखते हैं। तो इसका दो पर्पसेस होते हैं। कुछ पैकेजेस के साथ नो लॉगिन तो लिखा हुआ है, क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इनमें एक यूजर है ये www डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वो यूजर है जो कि हम आगे जाके यूज भी करेंगे। ये वो यूजर है www डेटा। अब ये यूजर, हम यूजर के तौर पे काम तो कर रहे होंगे लेकिन लॉगिन नहीं करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो इसलिए बस इसको इतना इजी रखें कि कुछ यूजर, जो यूजर हम क्रिएट करते हैं वो लॉगिन होने के पर्पस के लिए होते हैं। कुछ यूजर लॉगिन होने के पर्पस के लिए नहीं होते, लेकिन सॉफ्टवेयर जो पैकेजेस या जो एप्लीकेशंस चल रही हैं उनको एक यूजर की जरूरत होती है, तो वो यूजर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, लेकिन उनसे लॉगिन नहीं हो जा सकता। ठीक है गाइस, समझ आई? थोड़ी सी ट्रिकी चीज है लेकिन। सर इसका इसका हम्म, कोई एग्जांपल विंडो मैं दे से देता कोई हूँ। रिजेम्बलेंस ऐसा कुछ है मैं दे ये? देता हूँ, मैंने वैसे बताया कि मैंने आगे जाके www डेटा वाला यूजर यूज करना है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी कभी आपको कभी आगे जाके हम वर्डप्रेस पे भी काम करेंगे, PHP पे भी करेंगे और डिफरेंट, हम लोग जब भी कभी वेबसाइट सेटअप करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट्स लिनक्स के अंदर जो सर्वर्स पे चलती हैं ना, तो वो आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला देते हैं। लेकिन उस आपके कोड को, जहां पर आपकी सारा कोड पड़ा होता है, PHP का कोड पड़ा हुआ है या आपकी कोई भी एप्लीकेशन का कोड पड़ा हुआ है, उसको बाय डिफॉल्ट www डेटा यूजर की जरूरत होती है। ये उसकी बाय डिफॉल्ट ही बिहेवियर है, बाय डिफॉल्ट ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन को www डेटा की जरूरत होती है। मैं आपको अपने किसी क्लाइंट का ना एक्चुअल कोड दिखाऊंगा, रिकॉर्डेड नहीं, अनरिकॉर्डेड, जहां पर मैंने, हम लोग उनके यूजर्स जब भी यूज करते हैं, तो हम उनके यूजर्स की जो जो फाइल के यूजर्स ऑनर्स होते हैं ना, उनमें इसका नाम लिखा होता है www डेटा। सर्वर को चाहिए होता है, वेब सर्वर को चाहिए होता है इसकी, इस यूजर की क्या नाम है, कि हमारा जो कोड है वो www डेटा हो, उसका जो ऑनर। समझ आई?
तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, जिस तरह यहाँ पर एसएसएस लॉग्स के लिए यूज हो रहा है, सिस्टम डी लेवल के लिए यूज हो रहे हैं, तो ये पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ यूजर्स भी क्रिएट करते हैं। जी सुहेल, कोई क्वेश्चन अ, आपका? जी जी सर, ये सिस्टम डिफाइन जितने भी यूजर्स होते हैं ये एप्लीकेशन और पैकेजेस को रन करने के लिए होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल पैकेजेस को रन करने के लिए यूज होते हैं। और जो यूजर्स हम लोग क्रिएट करते हैं, यानी कि एज अ ह्यूमन क्रिएट करते हैं, वो यूजर लॉगिन भी हो सकते हैं। लेकिन बताया उनको अगर हमें डिसेबल करना है तो हम उसके आगे नॉन लॉगिन लिख देंगे तो वो डिसेबल्ड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये पूरे लाइन लिख देंगे, यूजर हैज बीन नॉन लॉगिन, यहाँ पर इसकी जगह पे। ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, वो यूजर लॉगिन नहीं कर सके। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और कुछ यूजर्स भी क्रिएट करते हैं। अब हम करते हैं ये, मैं रूट नहीं बनता, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, वापस उबंटू यूजर बन जाता हूँ, ताकि आपको ना एक रियल में, क्योंकि रूट ने तो जो कमांड लिख दी उसने पूछना भी नहीं, उसने चला देनी। तो इसलिए रूट यूजर अच्छा तो है लेकिन बुरा भी उतना ही होता है, क्योंकि इसमें अगर आपने सर्वर को डिलीट कर दिया, कोई फाइल भी डिलीट कर दी, ईटीसी में से भी डिलीट कर दी, इसने पूछना ही नहीं। तो इसीलिए ये याद रखें कि रूट को जरा बहुत एहतियात से यूज करें। अब हम बात करते हैं कि हमें यूजर कैसे क्रिएट करना है। तो यूजर क्रिएट करने की जो कमांड होती है वो होती है यूजर ऐड। ठीक है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ अयाज यूजर। ठीक है, एंटर करता हूँ। सबसे पहले उसने मुझे कहा परमिशन डिनाइड। क्यों उसने परमिशन डिनाइड कहा? क्योंकि ये क्या करता है, जब भी हम यूजर क्रिएट करते हैं तो ईटीसी पास डब्ल्यू, जो मैंने आपको फाइल दिखाई उसके अंदर कुछ जाके लिखने की कोशिश करता है। तो क्योंकि मैं यूबंटू यूजर हूं तो ये लिखने नहीं देगा। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इससे पहले लिखना पड़ेगा सूडो। और जब मैं अब लिखूंगा तब उसने मुझे एरर नहीं दिया। अब उसने क्या किया, अब मैं आपको ईटीसी वाली ये फाइल दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको यहीं पर कैट करता हूँ तो इसके अंदर देखना एआज की एक एंट्री होगी। ये देखिए, ठीक है, ये हो गई। लेकिन चलें, मैं एक और यूजर क्रिएट करता हूँ, लेकिन अच्छा इसमें हुआ क्या, इसमें यूजर तो क्रिएट हो गया। ठीक है, कि मैं इसको कैट करके दिखाता हूँ, यूजर तो क्रिएट हो गया, लेकिन इसने पासवर्ड नहीं पूछा। तो पासवर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पासवर्ड सेपरेटली सेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यूजर ऐड करने की दो कमांड्स हैं, एक में हमें थोड़ा लंबा काम करना पड़ा, एक में जरा आसान भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या करना हो। यूजर क्रिएशन कैसे किया मैंने, यूजर क्रिएट मैंने लिख दिया यूजर ऐड और आगे लिख दिया टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्रिएटेड क्रिएट द यूजर विदाउट द पासवर्ड। अब क्या करना पड़ेगा, हमें पासवर्ड इसका सेट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कमांड, एक और कमांड लिखूंगा जिसमें लिखूंगा पास डब्ल्यू डी और आगे लिखूंगा यूजर एयाज। अब वो यूजर एयाज के लिए पासवर्ड सेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर मुझे सूडो लगाना है। ठीक है, अब मैं करता हूँ, अब वो पूछ रहा है पासवर्ड सेट करो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एयाज का पासवर्ड। ठीक है, अब यूजर, तो मैंने क्या किया, मैंने सूडो हमेशा लगाना है, मैंने यहाँ पर ये कमांड लिखी और मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको टेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो नाउ इट विल आस्क यू टू एंटर दी पासवर्ड। ठीक है, तो आप पासवर्ड अपना सेट कर दो। ये दो चीजें होंगी, समझ आ गई? अब हुआ क्या, अच्छा मुझे अब अयाज यूजर से लॉग इन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? यूजर क्रिएटेड है, यूजर एयाज से लॉग इन करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा सूडो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एस यू स्विच यूजर खाली, जिस तरह हम लोगों ने पहले लिखा ना स्विच यूजर, और आगे लिख दूंगा एयाज, एंटर। तो वो पूछ रहा है अयाज यूजर का पासवर्ड एंटर करो, तो मैं यहाँ पर अयाज यूजर का पासवर्ड डाल दूंगा। अगर पासवर्ड ठीक होगा तो ये देखिए लॉग इन कर गया। लेकिन आप लोग यहाँ पर नोटिस करो, इसका टर्मिनल को क्या हो गया है, टर्मिनल तो प्रॉपर तो आ ही नहीं रहा। इसकी रीजन बताऊं क्या, यहाँ से बाहर निकलता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर कैट करता हूँ पास डब्ल्यू टी की फाइल, सॉरी, मैं आमतौर पर ना ये जो यूजर ऐड की कमांड थी ना, ये जो ऊपर मैंने अभी यूज की, ये वाली कमांड यूज नहीं करता। एक और कमांड है मैं वो यूज करता हूँ, आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको पता है, बल्कि पहले बताना चाहिए, पता कैसे होगा। हमारे पास आमतौर पे ना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ना ओएस के अंदर दो तरह के टर्मिनल होते हैं, टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल अवेलेबल होते हैं। एक को हम कहते हैं बैश और दूसरे को कहते हैं एसएच। ये दो तरह के टर्मिनल्स हैं। हम आमतौर पे जो मैक्सिमम काम अभी तक करते हुए आए हैं ऊपर, वो सारा कुछ बैश में करते हैं। जब हमने ये कमांड रन की ना,
यूजर ऐड वाली, तो इसने इस यूजर की जो एंट्री देखें, अगर नीचे जाकर देखें तो इसने इसका टर्मिनल एसएच डाल दिया, और बाकी यूजर जो युबंटू यूजर था उसका देखें टर्मिनल है बिन बैश। तो टर्मिनल का भी इशू होता है, दो तीन चार और भी किस्म के टर्मिनल्स आप इसमें अवेलेबल हैं। आप किस टर्मिनल में जो हो आपको वो उसका व्यू आएगा। तो इसने क्या किया, ये जो टर्मिनल था ना ये शेल का है, लेकिन हमें बैश का रखना है तो अब हम वो भी कर लेते हैं। हमें बैश में ज़्यादातर काम करना है, शेल में ज़रा कम ही करना है, ठीक है। तो आपने इसलिए परेशान नहीं होना। तो मैं आपको सिर्फ ये जो कमांड थी ना ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई थी। मैं किससे करता हूँ काम है वो आपको बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक और कमांड है यूज़र क्रिएट करने की, और वो कमांड है ऐड यूज़र। अच्छा, कमांड में सिर्फ डिफरेंस क्या है, पहले यूज़र ऐड था अब ऐड यूज़र है। अब ऐड यूज़र जब मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ हनान और एंटर करता हूँ, तो अब ये सबसे पहले तो उसने प्रिविलेजेस का इशू दिया ना कि वो मुझे सूडो लगाना है। लेकिन जैसे मैं ये एंटर करूंगा ये मुझसे पूछेगा पासवर्ड एंटर करो। अब ये प्रॉपर काम करेगा। अच्छा, पहले मसला क्या हुआ था, जब मैंने इससे कमांड यूज की थी ना, इसने सिर्फ सिर्फ एक यूजर क्रिएट करके पास डब्ल्यूडी में उसकी एंट्री कर दी थी। लेकिन जो यहाँ लिख देता हूं ऐड यूजर कमांड, ये कमांड क्या करती है, ये कमांड क्रिएट, कमांड क्या है, कमांड तो पहले लिखना, कमांड है ऐड यूजर, और आगे लिखता हूँ टेस्ट वन, क्रिएट द यूजर, मेक द entry in the passwd file, create the home directory and set the password as well। समझ आया, ये सारे काम कर देगा एक ही कमांड। अब ये कर क्या रहा है ये देखें, जैसे मैंने किया, इसने यहाँ पर सबसे देखें, इसने ऐड यूजर किया, जाने के पासवर्ड में एंट्री की, इसको हनान यूजर को ही हनान के ग्रुप, उसका ग्रुप भी क्रिएट कर दिया हनान को। जब भी कभी हम यूजर क्रिएट करते हैं ना उसका ग्रुप भी उसी नाम से क्रिएट हो जाता है। जैसे ग्रुप भी क्रिएट कर दिया इसने, होम डायरेक्टरी में एंट्री भी कर दी, और इसने कहा कि मैंने आपकी ये कोई फाइल है इसमें आपका डेटा भी कॉपी कर दिया। लेकिन अब आप पासवर्ड सेट कर देते हैं, मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड लिख देता हूँ, सॉरी। मैंने पासवर्ड डाला, अब वो पूछ रहा है पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन लेगा, हनान का पूरा नाम डाल दो, अगर आपने डालना है तो इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पर डालता हूँ रूम नंबर छोड़ दो, फॉर प्लेस सबको छोड़ दो, एम्प्टी छोड़ दो, कोई मसला नहीं, और यस कर। अब वो सारा इन्फॉर्मेशन सेव होगी। अब जब मैं जाता हूँ लॉग इन करता हूँ और मैं आपको कैट करके दिखाता हूँ, तो ये यहाँ पर आप देखें इसका जो शेल आ रहा है वो बैश आ रहा है प्रॉपर एंट्रीज के साथ। इसका नाम फुल नेम भी यहाँ पर आ रहा है। कुछ अगर मैं मजीद इन्फॉर्मेशन, जो मैंने ये खाली कॉमा आ रहे हैं ना, ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने एंटर नहीं की, अगर मैं करता तो यहाँ पर वो भी आ जाती, ठीक है। तो वो चीज़ें थी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लॉग इन करता हूँ, मैं लिखूंगा SUHANAN और पासवर्ड डाल दूंगा जो भी मैंने पासवर्ड रखा था। अब देखो ये प्रॉपर तरीके से लॉग इन हुआ है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, होम डायरेक्टरी में जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर हनान नाम की डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई है, तो मैं हनान में जा सकता, ठीक है। अब मैं जब PWD करूंगा तो ये मैं हनान की डायरेक्टरी में, होम हनान है, पहले होम युबंटू था, समझ आई। तो हम यूज करेंगे ये वाली कमांड जो कि सारा काम हमारा कर देगी। लेकिन क्या ये यूजर हनान जो है, क्या ये सूडो बन के काम कर सकता है, तो लेट्स सी, अभी हम कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, सूडो करके ETC होस्ट नेम में जाते हैं और होस्ट नेम को चेंज करते हैं। ये पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ। तो जब मैंने पासवर्ड डाला हनान का, तो उसने सबसे पहली बात की, हनान इज नॉट द सूडोवर्ड्स फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। लिनक्स से करता है, इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करके आपको ईमेल भी कर सकता है कि भाई किसी ने फेक ट्राई की है आपको रूट बनने की, सूडो बनने की कोशिश की। समझ आई। क्योंकि जब मैं सूडो कमांड लिख के क्या नाम है उसका युबंटू यूजर में ये काम करता था तो वो नहीं कहता था कोई मसला। लेकिन इस पे मसला आया क्योंकि इस पे मैंने कोशिश की कि भाई मुझे तुम ये वाली फाइल ओपन करके इसमें मुझे कुछ लिखने दो, तो उसने कहा नहीं, आप सूडोवर्स फाइल में ही नहीं है, आपकी एंट्री हुई भी, मैं आपको कैसे जाने दूं आगे। तो उसने खुद फाइल ही बता दी। तो अगर मैं सूडोवर्स फाइल में इसकी एंट्री डाल दूंगा तो ऑब्वियसली वो उसके बाद सूडो के प्रिविलेजेस आ जाएंगे। समझ आई। कुछ कंफ्यूजन, कोई चीज ना समझ आई हो, कोई चीज रिपीट करनी है तो मुझे बताओ, नहीं तो थम्स अप करके मुझे कंफर्मेशन तो दो। ये चीजें लिनक्स में बहुत काम आएंगी आगे जाके आपको। आप लोग जब काम करोगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहेंगी।
बाकियों ने मुझे सिर्फ 2-3 बंदों का आया भी रिस्पॉन्स, बाकी को भी आ जाए। सही है, ठीक है। अब अच्छा, मैं कुछ आपको फाइल लेवल की परमिशन वो चीज़ें भी दिखा देता हूँ। चले, मैं इस टाइम हूँ कहाँ पर, मैं होम हनान के ऊपर हूँ। जो मैंने पहले पीछे काम किया ना, मैं थोड़ा सा उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, जो फाइल डायरेक्टरी परमिशन वाला हमने काम किया था ना। मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ होम हनान के अंदर, जो डायरेक्टरी है उसके अंदर टच की कमांड से लिखता हूँ लिनक्स क्लास .txt। ये फाइल मैंने क्रिएट की है। फाइल का यूजर और ओनर कौन होगा, इस फाइल का ओनर और ग्रुप जो है वो हनान है, क्योंकि उसने क्रिएट की है। तो अब मैं इस फाइल में जाके अगर मैं कुछ लिखता हूँ, दिस इज माय पर्सनल फाइल, और इसको सेव करके यहाँ से बाहर निकलता हूँ, कैट करके भी आपको दिखाता हूँ जो लिखा हुआ है, तो ये चल रहा है। लेकिन मैं इसकी परमिशन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फाइल है ना, मैंने ही क्रिएट की हुई है, नॉन यूजर ने क्रिएट की हुई है, तो वो उसकी परमिशन चेंज कर सकता है। मैं कहता हूँ कि भाई 700 दे दो, का मतलब क्या है? कौन बताएगा 700 का मतलब क्या है? सर इसका मकसद है कि यूजर हनान को पूरी परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। बिल्कुल, और किसी और के पास कोई परमिशन नहीं। ठीक है, तो मैंने परमिशन चेंज की, जैसे ही दिखाया ये कोई परमिशन आ गई। अब मैं वापस जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ, युबंटू यूजर को कहता हूँ होम हनान के अंदर जाओ, उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है। पहले तो बात है उसने जाने नहीं दिया ना, अब फाइल तो बाद में देखूंगा, क्योंकि उसने यहीं से एरर दे दिया। मैं आपको एरर ही दिखाना चाह रहा था कि वो आपको बार बार ये कहेगा परमिशन डिनाइड, क्योंकि वो एक यूजर को दूसरे यूजर में नहीं जाने देता। लेकिन अगर मैं यहाँ से सूडो लगा लेता तो ये जाने देगा, क्योंकि मैं युबंटू यूजर हूँ। सूडो के प्रिविलेजेस के साथ क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ? तो ऑब्वियसली कर सकता हूँ। एक मिनट। अच्छा, उसने ना इस कमांड को ना कमांड नहीं लिया, इसलिए जस्ट 1 मिनट। sudo एक मिनट, सूडो के साथ सीडी, अच्छा बताओ क्या वो उसको समझ नहीं आ रही कि कमांड कौन सी है, या सूडो कमांड है या सीडी कमांड है? वो इसलिए उसको थोड़ा सा चेंज डायरेक्टरी के लिए मसला कर रहा है। अब हम एक काम करते हैं, अगर मैं चलें एक काम ये करता हूँ कि मैं सीडी होम करता हूँ। यहाँ पर हनान की डायरेक्टरी पड़ी हुई है, हनान की डायरेक्टरी में ही जाने नहीं देगा, एरर दे देगा। ये भी नहीं कमांड चलेगी। असल में ना वो इन दोनों में कंफ्यूज होता है लिनक्स के, ये कमांड सूडो है या ये सीडी है, तो इसलिए वो सीडी कमांड सूडो के साथ नहीं चलती। इसलिए वो कुछ कह रहा है मुझे कि फ्लैग यूज कर लो, सूडो द एस ऑप्शन में यूज टू रन द प्रिविलेज शेल, या डी ऑप्शन टू यूज द कमांड स्पेसिफिक डायरेक्टरी, लीव इट। हम क्या करते हैं, सूडो बनते हैं पहले, सूडो एस यू करते हैं, रूट बन के हनान की डायरेक्टरी में जाते हैं। और जब ये सूडो यूजर हनान की डायरेक्टरी में जा सकता है, और क्या सूडो यूजर इसके अंदर जाके कुछ लिख सकता है, आपको ये भी दिखा देता हूँ। आप लोगों से कौन बताएगा क्या मैं लिख सकता हूँ कुछ इसके अंदर सूडो यूजर के तौर पे? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है। सूडो यूजर हूँ मैं, इजी ले रहे हो आप वो लोग। कर सकता है चेंजिंग। सूडो यूजर सब कुछ कर सकता है, ये देखो उसने लिख भी दिया है, उसने लिखा कि आई एम अ सुपर यूजर। तो याद रखना, सुपर यूजर कुछ भी कर सकता है। कोई भी फाइल, जो जो इतनी भी परमिशन है ना, वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, वो दूसरे यूजर्स ग्रुप और के ऊपर होती हैं अप्लाई। ठीक है, तो इसीलिए सूडो यूजर की हम एक्सेस वैसे भी बंद रखते हैं। सूडो यूजर की एक्सेस किसके पास होती है आमतौर पे? या तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास होगी, या डेवऑप्स के किसी इंजीनियर के पास होगी। आम जो आ रहे हैं सर्वर के ऊपर, हम कभी भी उसको सूडो यूजर नहीं बनने देते, क्योंकि लेकिन एक मैं बैड प्रैक्टिस अपनी भी बताया था, और हम आमतौर पर डेवऑप्स इंजीनियर्स वो बैड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। हम क्या कर रहे होते हैं, मेरा जब मैं कभी सर्वर पे लॉगिन करता हूँ ना, मेरी मैं रिकॉर्डेड कॉल में ये बात कर रहा हूँ, आम तौर पे हम लोग बहुत गलत काम करते हैं, और वो ये है कि हम बैठते साथ ही ना मैं ये करता हूँ, बाकी काम बाद की बात है। सबसे पहले मैं जाके ना रूट यूजर बन के कहता हूँ जी, अब फाइल में छोटी फाइल है बड़ी फाइल है जो भी है, सारा काम हम यहाँ पर बैठ के करते हैं। ये मेरी एक बैड प्रैक्टिस है, ये मेरी क्या, बट बहुत से लोगों की है, क्योंकि आज तक अल्लाह का शुक्र कभी प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर मैंने यहां से सीधा गया ईटीसी डायरेक्टरी में, और यहां जाके मैंने लिख दी rm माइनस
RF ये कमांड एक, और ये स्टैटिक लगा दिया, इस टाइम में ये कमांड रन कर दो ना, मेरा सर्वर क्रैश कर जाएगा, और इसने पूछना भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यही कमांड, चलें आप लोगों को दिखाने के लिए, Ubuntu यूजर से cd etc में जाके यही कमांड rm-rf स्टैटिक यूज करूंगा, ये एरर दे देगा। इतना कॉन्फिडेंट था तो मैंने रन की, ऐसे नहीं रन थी। मुझे पता है उसने देखे परमिशन डिनाइड, सब पे परमिशन डिनाइड दे दी। हालांकि ये वो कमांड थी जो कि तबाही फेर दे। RF का मतलब बताऊं क्या? RM के साथ RF एक फ्लैग है, मैंने आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाता हूँ। R का मतलब आपको पता रिकर्सिव होता है, F का मतलब होता है फोर्सफुली, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कर दो जो मैं कह रहा हूं। ये ये वर्स्ट कमांड है लिनक्स में, मानी जाती। तो इसने पूछना नहीं है आपसे कुछ भी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा था कि यूबंटू यूजर नहीं रन कर सकता, इसलिए मैंने ये रन कर दी थी। लेकिन अगर मैं यही कमांड सूडो से करता ना तो भाई हो जाती। ठीक है, तो आपको मैं वो उसका वो भी दिखा देता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें, खैर क्रैश कर जाता तो क्या होता, मैं दोबारा सर्वर बना लूंगा। मैं तो अभी अभी क्रैश करना को नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप लोग प्रोफेशनली जाके किसी सर्वर में किसी कंपनी में जाके करोगे तो आपकी जॉब भी जाएगी और उनका तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें उड़ा देगी, पूरा सर्वर और सब कुछ खत्म कर देगा। तो अच्छा, ये आरएम की मैं डॉक्यूमेंटेशन भी आपको दिखा देता हूँ। आरएम की अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ तो यहाँ पर देखें, आरएम ये लिखा हुआ है, एफ क्या लिखा है फोर्सफुली, और आर का मतलब है रिकर्सिव। रिकर्सिवली का मतलब है वन बाय वन जाके फोर्सफुली सब कुछ डिलीट कर दो, समझ आई? इसलिए ये कमांड नहीं रन करनी, ना रन करने के लिए मैंने रन की है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सूडोर्स का भी बता दिया, यूजर्स का भी बता दिया। फाइल चेंज चेंज तो नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज है, अगर मैं अ, कोई एक काम करते हैं, ओके। तो आप लोगों को मुझे अयाज की तरफ से क्वेश्चन आया था कि अगर मुझे ये जो मैंने हनान यूज़र क्रिएट किया या मैंने कोई भी यूज़र क्रिएट किया उसको मैंने सूडो के ग्रुप में ऐड करना है तो क्या कर सकता हूँ? उसके लिए दो तरीके होते हैं। जिस तरह मैंने आपको होस्ट नेम का बताया था कि एक कमांड लाइन से भी काम हो जाता है और एक फाइल में जाके भी काम हो जाता है। तो जो कमांड लाइन से होता है वो भी एक्चुअल में होता है, जिस तरह होस्ट नेम वाला काम नहीं होता, ये कैशे वाला नहीं होता, ये बल्कि परमानेंट होता है। और दूसरा जो फाइल में होता है ऑब्वियसली वो भी परमानेंट होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। हर यूज़र की ना एक आईडी होती है। अगर मैं एक कमांड होती है जिसको कहते हैं लिनक्स की कमांड है जिसको कहते हैं आईडी। अगर मैं आईडी कमांड रन करूँ तो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा इस यूज़र की, कि यूबंटू यूज़र है, इसकी यूआईडी यूज़र आईडी 1000 है, इसकी जीआईडी 1000 है, ग्रुप क्योंकि यूबंटू का ही मेंबर है। लेकिन और किन किन ग्रुप्स का मेंबर है यूबंटू का, एडी, ये कुछ ही, ये एडब्ल्यूएस ने खुद ही बनाए हुए हैं। डायल आउट का एक ग्रुप है, सीएच है, फ्लॉपी है, सूडो है, आरडीओ डी समथिंग करके, और ये सारे ग्रुप्स का मेंबर है यहाँ पर इसके पास आ रहे हैं। एक और चीज़ है कि अगर मैं यहाँ से स्विच यूज़र करता हूँ हनान के ऊपर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसका पासवर्ड, और अब मैं हनान यूज़र जब अपनी आईडी एंटर करेगा तो इसके पास आ रही है ये सिर्फ कि हनान का यूज़र आईडी 1002 है, ग्रुप आईडी ये है, और ग्रुप इसका अपना भी यही है, एक ही ग्रुप का member है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इस यूज़र को उसमें ऐड करना है, क्या नाम है, यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। अगर मुझे हनान यूज़र को रूट या सूडो यूज़र बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे जो कमांड लाइन के थ्रू मैं काम करूँगा वो ये है कि मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज़र मॉड की कमांड। इसके बाद एक, चलो इसका मैं पहले मैनुअल आपको पढ़ा देता हूँ। मैन यूज़र मॉड, इसका एक मैनुअल है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ए होता है अपेंड के लिए, कि ये क्या करेगा, जिस फाइल में हमने कुछ अपेंड करना है ना, तो ये क्या करेगा, सूडोअर्स की फाइल में एक एंट्री अपेंड करेगा। और हम कह रहे हैं अपेंड करो, और एक और फ्लैग हम नीचे यूज करेंगे वो है जी, ग्रुप। किस ग्रुप में अपेंड करो इसको? तो हम ए और जी का फ्लैग यूज करेंगे और अपेंड करेंगे कि हमें इस यूजर को अपेंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यूजर मॉड ए जी, ए स्मॉल और जी कैपिटल, किसको किस में करना है? पहले आता है किस ग्रुप में करना है किसको, तो पहले हमें करना है, हमें सूडो के ग्रुप में करना है किसको, हनान को। ये कमांड नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, कोई बता सकता है मुझे?
जी। रूट रूट यूजर नहीं है हाँ, तो ubuntu sudo खुद लिखना रूट नहीं है, वो पड़ेगा। दूसरे को कैसे रूट में कर सकता है ना। तो चलें देख लेते हैं ना, उसने एरर दे दिया। अब वो करेंगे क्या, हम यहाँ पर लगाएंगे sudo, फिर वो क्या करेगा, आपका काम आपके बिहाफ के ऊपर कर देगा। मैं आपको बल्कि एक चीज पहले दिखाता हूँ, फिर हम करते हैं। मैं यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जब हैश लगा देते हैं किसी कमांड से पहले, तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती। तो देखिए एग्जीक्यूट नहीं हुई। मैं यहाँ पर ना इसको वैसे ही कैट किया मैंने, इसको भी छोड़ दें। मैं दोबारा जाता हूँ, सूडो लगा के हनान यूजर को ऐड करता हूँ सूडो ग्रुप में। मैंने कमांड रन कर दी, मैं यहाँ पर आईडी लिखता हूँ। अच्छा, इसमें नहीं लिखनी, वो हनान यूजर बन के लिखनी पड़ेगी, लेकिन चले मैं आपको दोबारा ये फाइल दिखाता हूँ। मैं ये आपको फाइल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, इस यूजर का जो क्या नाम है, इसका अपना आईडी है वो ये है, इसका ग्रुप भी ये है आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, लॉगिन करते हैं। जस्ट 1 मिनट, हम इसको लॉगिन करेंगे इस यूजर को, और यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, इसकी एक और कमांड भी होती है, चलो मैं लॉगिन करके लिखता हूँ। पासवर्ड लिखा, ये क्या चक्कर है। अच्छा, हाँ, वो उसने वही लिख दिया कि अब भाई आप यूजर रूट में ऐड हो चुके हैं। देखो, द रन टू रन अ कमांड टू एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपने क्या करना है, रूट के तौर पे आपने जिस भी कमांड से पहले सूडो लगा दो। तो पहले मुझे रेकमेंड कर रहा है, यानी लिनक्स मुझे बता रहा है कि जिस भी कमांड को अब आपने सूडो बन के रन, क्योंकि अब वो ऐड हो गया है ना। तो वो कह रहा है अगर आपने किसी भी कमांड को रन करना, उससे पहले आपने सूडो लगा के करना है, तो आप कर सकोगे। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। मैंने अगर यहाँ पर इसका आईडी देखता हूँ, तो अब ये देखो, इसके ग्रुप के अंदर एक ग्रुप और ऐड हो गया जिसका नाम है सूडो। सूड पहले हनान था ना खाली, अब सूडो भी ऐड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सूडो, हनान यूजर हूँ, विम ईटीसी होस्ट नेम। अब पासवर्ड अपना डाल दूंगा जो भी है मेरा हनान यूजर का पासवर्ड, ठीक है। इसमें क्या, पहले इसमें एरर दे रहा था, यहाँ लिख देता हूँ आई एम हनान। वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और मैं सेव करके वहां से बाहर निकलता हूँ, तो सेव भी कर दिया इसने। और मैं कैट करता हूँ ईटीसी होस्ट नेम को, तो इसने मुझे होस्ट नेम का वो सेव भी कर दिया। इस वजह से किया क्योंकि मैं सूडो के प्रिविलेजेस मेरे पास आ गई नहीं। पहले नहीं करने दे रहा था ना, आप लोगों को याद होगा, पहले तो ये दिखा भी नहीं रहा था फाइल मुझे, क्योंकि मैं रूट यूजर नहीं था। अब मैंने रूट यूजर के तौर पे मैं काम कर सकता हूँ। समझ आई। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका भी है, ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ। मैं यहां से बाहर निकलता हूँ, यहां पर जाके लिखता हूँ सूडो। बल्कि वहां से भी कर सकता था अब तो, क्योंकि अब तो मैं सूडो की कमांड वहां से भी रन कर सकता। मैं यहाँ लिखता हूँ विम, नहीं सॉरी, सूडो विम ईटीसी सूडोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके इसके नीचे देखिए यूजर प्रिविलेजेस प्रिविलेज स्पेसिफिकेशन, तो मैं यहाँ जाके इस पूरी लाइन को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर हनान लिख देता हूँ। एक ये तरीका भी है, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं सारी रूट वाली प्रिविलेजेस को दे रहा हूँ। ये अच्छी वे नहीं है, लेकिन सम टाइम अगर आपको देना पड़े तो आप दे सकते हो, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको ये फाइल दिखाऊं, ईटीसी सूडोर्स बाहर से, तो आपके पास आप, अच्छा सॉरी, ये क्यों मुझे एरर दिया वैसे कोई बताएगा, परमिशन डिनाइड क्यों दी मुझे। जी सर, ये सूडो जो है ना, ये सिर्फ रूट के ऊपर ही ये हाँ, लेकिन कमांड सूडो चलेगा। लगा के ही मैं कर सकता हूँ, यानी कि मैंने बताया कि जी। प्रिविलेज मेरे पास है, लेकिन सूडो लगाना जरूरी है कमांड से पहले, ठीक है। तो वो मैं लगाऊंगा तब ही मुझे वो अलाउ करेगा। तो मैं ये जब लगा के करता हूँ, तो मुझे वो बता रहा है कि हनान यूजर के पास जो है मैंने ये प्रिविलेजेस हैं, और वो कर सकता है। अभी मैं इसकी आईडी देखूंगा तो इसके पास वही इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने बस याद रखना है। अगर अच्छा, यहाँ पर एक और कमांड होती है सूडो, अगर सूडो लिखता हूँ हु एम आई, तो वो आपको कहेगा मैं रूट हूँ। सूडो के साथ जब लिखूँ, जब मैं अकेला लिखूंगा ना हु एम आई, ये हु एम आई भी कमांड होती है, तो कहेगा हनान हूँ। तो सूडो हु एम आई का मतलब है कि मैं रूट बन के कुछ चीज पूछूंगा तो वो कहेगा मैं रूट हूँ। लेकिन जब मैं वैसे लिखूंगा हु एम आई, तो वो मुझे बताएगा मैं जो यूजर हूँ, तो वो बता देगा, ठीक है।
समझ आ गई? तो मैंने 2-3 चीज़ें आपको ये भी बता दी कि हम किस तरह से अपने यूज़र को रूट बना सकते हैं। एक कमांड जो मैंने अभी बताई थी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट में आप लोगों के लिए। हाउ टू रूट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यूज़र मॉड ए जी, उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, सूडो के ग्रुप में, किसको, जो भी यूज़र है, लाइक के यूज़र नेम जो भी है हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, वो उस यूज़र को यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं और वो है हमारा पैकेज मैनेजमेंट का। ठीक है, हम ये भी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी हम आते जाते रहेंगे इन पे भी, ये चीज़ें अभी हमने की हैं, लेकिन ये कि ये चीज़ें आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगी। जी सुहेल। सर एक चीज है, अगर मैंने यूजर जो मैंने बनाया उसको डिलीट करना है तो? हाँ, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा याद करा दिया। इसकी मुश्किल कमांड नहीं, इसकी सिंपल सी कमांड है, डेल यूज़र, और आगे लिख लो अयाज। अच्छा, अब इसने एरर क्यों दिया, क्योंकि मैं यूबंटू यूज़र हूँ लेकिन सूडो नहीं यूज़ किया, तो मैं सूडो यूज़ करना। तो ये इसने देखे सब कुछ रिमूव कर दिया। ठीक है, जी अगर सर, जब सम टाइम जब डिलीट करें किसी यूजर को तो आगे ना एक एरर आ जाता है कि ये जो यूजर है ना अभी वो ये लॉगिन है। प्रोसेस को यूज कर रहा है, हाँ, प्रोसेस का मैं नाम आ बताता जाता है, हूँ। तो उसको कैसे डिलीट करते हैं सर? हाँ, असल में ना वो होता ये कि ना, अगर वो यूज़र लॉगिन है ना तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। और एक और चीज़ होती है, समटाइम कोई प्रोसेस उसको यूज़ कर रहा है, सपोज दैट कि आपका यूज़र जो एयाज मैंने भी डिलीट किया है, इस यूज़र ने एक क्रॉन जॉब क्रिएट की थी, इस यूज़र ने, वो क्रॉन जॉब चल रही है और वो यूज़र एयाज के बिहाफ पे चल रही है। तो अगर आप वो क्रॉन जॉब चल रही है ना तो आप वो यूजर नहीं डिलीट कर सकते। तो इसीलिए जो ये प्रोसेस होता है कि हम फोर्सफुली डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका मैनुअल दिखाऊं, आपको जो ना समझ आए ना वो मैनुअल में भी देख लीजिएगा। अच्छा, मैं वैसे एक दफ़ा ये फाइल दिखा दूं कि यहाँ पर देखें अयाज नहीं है, पहले यहाँ पर अयाज आ रहा था। अगर मैं हनान यूजर डिलीट करूँ वो भी यहाँ से चला जाएगा। लेकिन आपको दिखाता हूँ, इसका मैनुअल दिखाता हूँ डेल यूजर का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके यूज़र का जो हमारे पास मैनुअल है, इसमें आपको फोर्स का भी कोई फ्लैग मिल जाएगा कि हम फोर्सफुली भी कर सकते हैं। रिमूव ऑल फाइल्स पहले हम करेंगे मेरे ख्याल से। रिमूव ऑल फाइल फ्रॉम द सिस्टम ऑन्ड बाय दिस यूज़र। देखा ना मैंने आपको कहा, कुछ फाइलें जो उस यूज़र की ऑनर के अंदर हैं, आप वो डिलीट करोगे। सारी कहाँ कहाँ पड़ी है हमें नहीं पता, लेकिन हम सारी इस फ्लैग के साथ डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगर मेरे को बैकअप क्रिएट करना है वो कर सकते हैं। और इसमें एक फोर्स का भी शायद कुछ होगा, एक्सेस सक्सेसफुली। अच्छा, ये तो रिटर्न जो वैल्यूज आती है उसके लिए, शायद ये फोर्स के लिए कुछ आ रहा है। फॉर रिमूविंग द रूट अकाउंट द पैरामीटर फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो एक्शन वाज परफॉर्म्ड। कि हम फोर्स का पैरामीटर हाइफन हाइफन एफ फोर्स लगाएंगे ना तो वो आपका डिलीट कर देगा। ठीक है, तो वो आपका कहीं से भी यूज़र को डिलीट कर सकता है। लाइक के मैं अगर यहाँ लिखता हूँ डेल यूज़र अनान, और आगे लिखता हूँ सर ये नहीं आएगा डेल यूजर हाइफन एफ आगे यूजर का नाम? क्योंकि मैंने सर्च किया था तो वो हाँ फोर्सफुली शायद डिलीट कर देता है, फोर्स। बट उसका जो ग्रुप। जी जी ये तो अभी एरर देगा ना, क्योंकि मैंने रूट नहीं लगाया। अच्छा, आपके कह रहे हो उसका क्या नहीं डिलीट होता? सर, होम के अंदर जो उसकी वो डायरेक्टरी बनी होती है वो तो आरएम करके हाइफन आर करके आपको हाँ, वो डिलीट करनी मैनुअली पड़ती है। डिलीट करनी पड़ती होगी आपको। जी अच्छा, ये देखिए हनान यूजर तो चला गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप होम में जाए ना, यहाँ पर हनान की टट्टी देखें अभी भी पड़ी हुई। तो इस ये यानी कि इसकी फाइलें डिलीट नहीं की, तो वही थी ना बात, वो एक फ्लैग उसने बताया था ना, वो रिमूव ऑल वाला। मैं दिखाता हूँ आपको, डेल यूजर, आप वो वाला फ्लैग यूज करें, ये वाला रिमूव ऑल फाइल्स। तो ये क्या करना था, इसने वो भी डिलीट कर देना था। हम कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने एफ वाला यूज किया था ना अभी, आपने यहाँ पे लगाना है ये वाला, और फिर आपने करना है। तो अगर वो समय यूजर है ही नहीं ना, इसलिए उसने एरर दे दिया। लेकिन अगर यूजर हो और ये वाली पूरा फ्लैग यूज करके करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो फाइलें भी डिलीट कर देगा। तो ये सब कुछ है। अ, सर एक अच्छा चीज है, जी। जब मैन लिख के आप कुछ भी लिखते हो यानी कि आपने यूजर डेल के बारे में किया है, हम्म।
तो सर आपने ये जैसे लिखा है हाइफन हाइफन फोर्स हाइफन हाइफन वो रिमूव, ठीक है। सर मैनुअल के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा आप कि उसके ऊपर जो कमांड्स लिखी होती हैं उनको कैसे यूज करना, क्योंकि हाँ ये समटाइम ना देखिए। समझने में मुश्किल होती है। हाँ हाँ, नो नो इशू। अगर आप मैनुअल पढ़ो ना, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना, ये वाली लाइन जो इसका लिखा हुआ है, ये इसका वे अराउंड है कि आपको किस तरह कमांड एग्जीक्यूट करनी है। डेल यूजर यूज किया, उसके आगे फिर ऑप्शन है, और ऑप्शंस आप ये यूज कर सकते हैं। देखिए ये कॉमन ऑप्शंस है। फिर वो आगे कह रहा है फोर्स, अगर आपको यूज करना है तो आप इस तरह से, ये इसमें ब्रैकेट्स नहीं यूज करनी, उसने एक वे अराउंड बताया, आप वो ब्रैकेट्स के बगैर करोगे। फोर्स में अगर आपने ऑप्शंस यूज करनी तो आप यहाँ पे क्विट यूज कर लो, सिस्टम यूज कर लो, हेल्प यूज कर लो, वर्जन यूज कर लो, कॉन्फिग, तो आप ये यूज कर, लेकिन ये ऑप्शंस हैं। लाइक के क्या होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ ये रन करनी तब आप यूज करोगे। लेकिन अगर आपने अगली कमांड एग्जीक्यूट करनी, फिर आप ऑप्शन नहीं यूज करोगे, फिर आप डेल यूजर और आगे फोर्स और आगे यूज करोगे। ठीक है। फिर उसने रिमूव होम भी कहा हुआ है, रिमूव ऑल भी कहा है, ये सारी यूज नहीं करनी, लेकिन उसने वे अराउंड बताया, या ये यूज कर लो, या ये यूज कर लो, या ये यूज करो, या ये दोनों यूज कर लो, या ये दोनों यूज कर लो, या तीन यूज कर लो। तो बात है कि कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो आपने अपने, ये जो नीचे दिए हुए फ्लैग्स हैं, ये नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं, आपने इनको मल्टीपल ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूज कर रहे हो कमांड डेल यूजर, और आप अगली जो ऑप्शन यूज कर रहे हो वो कर रहे हो हेल्प, और हेल्प के आगे लिख रहे हो फोर्स, तो वो कहेगा भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि हेल्प भी मांग रहे हो और फोर्स का तो ताल्लुक ही नहीं इस जगह पे। फोर्स का ताल्लुक किस जगह पे होगा, फोर्स का ताल्लुक होगा जब हम कोई चीज यूजर को फोर्सफुली डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हेल्प के साथ तो नहीं यूज करोगे। तो इसलिए आपने कॉम्बिनेशन आपने बनानी है। आप ये कह रहे हो कि भाई बैकअप करो और साथ में को रिमूव ऑल फाइल्स भी कर दो, तो ये दोनों का तुक नहीं बनता। तो आपको समझना है। अच्छा एक और चीज, आप वर्जन पूछ रहे हो और साथ कह रहे हो रिमूव ऑल, तो इनका तुक भी नहीं बनता, क्योंकि वर्जन का मतलब है कि आप वर्जन देखना चाह रहे हो, कि आप वर्जन देखना चाह रहे हो कि आपके पास जो डिस्प्ले वर्जन आ रहा है और कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने वो देखनी है तो आप ये वर्जन यूज करोगे। लेकिन उसके साथ आप बाकी फ्लैग्स तो नहीं यूज करोगे, सिस्टम के या बैकअप के या और कोई फ्लैग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये वाली मेन चीज होती है ये। और इसमें एग्जाम्पल भी दी होती है, एग्जाम्पल यही है वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना इंटरनेट पे अवेलेबल, उनमें इनकी एग्जाम्पल्स भी होती हैं। लेट मी सी, शायद कहीं हो। नहीं यही है आपके पास, ये अगर आप इसको पढ़ो ना तो ये देखो। और ये यूजर का मतलब क्या है, जो यूजर आपने डिलीट करना है उसके बारे में आप यहाँ एंड पे लिखोगे। वो कह रहा है इस यूजर एंड पे लिखना, उसके अंदर ही सारे यूज करने हैं। ठीक है। ठीक है सुहेल। जी सर, ओके। क्लियर है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं और कुछ पैकेज मैनेजमेंट से रिलेटेड देख लेते हैं। मैं यूजर युबंटू ही हूँ, और अब मुझे यूज करना है और मुझे कुछ इंस्टॉल करना है। अच्छा, पैकेज मैनेजर होता क्या है, पैकेज मैनेजमेंट है क्या? पैकेज मैनेजर अभी हम जो डिस्कस कर लेंगे वो पैकेज मैनेजर है। जिस तरह विंडो के अंदर हमें कुछ इंस्टॉल करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा स्टेप होता है कि हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर, और उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करते हैं। लेकिन लिनक्स के अंदर ये होता है कि इसके अंदर कुछ पैकेज मैनेजर्स हमारे पास होते हैं, जिसमें नाम है एपीटी, एक पैकेज मैनेजर है। इसको पहले एपीटी गेट भी कहते थे, ये ए स्मॉल है, इसको मैं पहले इग्नोर कर लेना, लेकिन अब इसको एपीटी कहते हैं खाली। ऐप टू गेट पहले कहते थे। इसके अलावा यम पैकेज मैनेजर भी है, आरपीएम भी है, उसके अलावा भी कुछ पैकेज मैनेजर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं। एक बात याद रखना। जी जी। जी सुहेल। सॉरी सर, सर आप वो बता रहे थे कि अगर हमने किसी यूजर को नो लॉगिन करना हो तो। अच्छा अच्छा, चलें वो भी मैं बता दूंगा। वो मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, मैं बता दूंगा। वो कोई मसला नहीं था, वो सिर्फ ये था कि मैं यूजर जो क्रिएट किया होगा ना, जिस तरह मैं यहाँ लिखता हूँ ऐड यूजर, और आगे लिख देता हूँ सुहेल, ये मैंने यूजर लिखा। ओहो। और यहाँ लिख दिया सूडो। अब वो मुझसे पासवर्ड पूछेगा, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम, मुझे पता नहीं मैंने एच वाई लिख दिया, लेकिन लेट्स सी के ये हुआ कि नहीं। हाँ हो गया सुहेल यूजर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे स्विच करना है यूजर, मैं स्विच करूंगा, आगे लिख दूंगा, और ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा और ये स्विच हो गया। इसका मतलब ये लॉगिन हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मुझे लॉगिन नहीं करना, मैं जाऊंगा सूडो बन के, विम करूंगा, ईटीसी में जाऊंगा, पास डब्ल्यूडी में जाऊंगा, सबसे नीचे सुहेल है ना, इस
के आगे इस यूजर के एंड पे बिन लॉगिन बिन बैश की जगह पे मैं यही डाल दूंगा, यूजर हैज बिन नो लॉगिन। सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं कहूंगा चलो जी आ जाओ, इसको कहीं रीस्टार्ट ना करना पड़ता हो, बाकी खैर है। स्विच यूजर करके देखते हैं। मैं पासवर्ड डालता हूँ, तो वो कह रहा है दिस यूजर इज करंटली नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो उसने उसको जी सर। चले अब मैं वापस आता हूँ पैकेज मैनेजर पे। तो हमारे पास, अच्छा ये एक बात याद आपको रखनी है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो पैकेज मैनेजर अवेलेबल होता है। जिस तरह युबंटू के अंदर आपके पास पैकेज मैनेजर अवेलेबल होता है, यम जो है पैकेज मैनेजर जो है वो सेंटोस रेड हैट के अंदर यूज होता है, यम पैकेज मैनेजर। और आरपीएम आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, वो आप भी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, अब युबंटू में भी यूज हो जाता है आरपीएम के थ्रू। लेकिन अगर सम टाइम वो पैकेज मैनेजर नहीं है, तो वो पैकेज मैनेजर क्या नाम है, रेकमेंडेड वही है कि जो उसमें अवेलेबल है आप वो यूज करें। जिस तरह मैं युबंटू में एप्ट यूज करते हैं। अब एप्ट है क्या, एपीटी है क्या, अगर मैं यहाँ पर यम लिखूंगा ना, देखना यार दे देगा वो क्या क्या, यम पैकेज मैनेजर नहीं है। उसने कहा कमांड यम नॉट फाउंड, डिड यू मीन, वो डिफरेंट सजेशंस दे रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ एपीटी लिखूंगा, तो ये एपीटी की सारा कुछ मुझे दे देगा कि एपीटी, अगर आपने किसी पैकेज को लिस्ट करना है, सर्च करना है, शो करना है, इंस्टॉल करना है, री इंस्टॉल करना है, रिमूव, ऑटो रिमूव, अपडेट, अपग्रेड, फुल, एडिट, सेटिस्फाई, जो भी इसके पैरामीटर्स अवेलेबल हैं आप वो कर सकते हो। अगर मैं मैनुअल पढ़ता हूँ एपीटी का, तो आपके पास पूरा मैनुअल आ जाएगा कि एपीटी है क्या। एपीटी कमांड लाइन इंटरफेस है, और पैकेज मैनेजर कहते हैं कि एपीटी प्रोवाइड अ हाई लेवल कमांड लाइन इंटरफेस फॉर द पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज इन intended as an end user interface and enabled some options better suited for interacting usage by default compared to the more। उसने ऐसी लैंग्वेज लिखी है कि जो आप लोगों को भी समझ में ना आए, तो इसीलिए इग्नोर इट। जस्ट याद रखो कि एपीटी पैकेज मैनेजर है जिसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर या कुछ इंस्टॉल करना है, उसको सर्च करना है, अनइंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो कैसे यूज करना है, लेट्स सी, वो मसला ही नहीं है। ईपीटी बहुत हेल्पफुल है आपको। सपोज दैट कि मैं कहता हूं कि कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ सोचते हैं, डब्ल्यू गेट एक एक पैकेज है, डब्ल्यू गेट। बस देख रहे तो शायद कुछ पैकेज जो है ना, कुछ पैकेजेस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुए होते हैं और कुछ पैकेजेस नहीं इंस्टॉल होते थे। तो मुझे लगता है डब्ल्यू गेट शायद बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं, इसको चेक करेंगे, देखा, या मैं डब्ल्यू गेट लिख देता हूँ। तो डब्ल्यू गेट इंस्टॉल था, इसलिए मुझे वो कंप्लीट हो गई, इसलिए ये पहले से है। एक कर्ल होता है पैकेज, वो भी शायद होगा। हाँ कर्ल भी है। एनएस लुकअप देखते हैं, ये भी होगा वैसे। सॉरी, एक और है उसका नाम है ट्री। हाँ ट्री था। एक मिनट, वैसे मेरा सेशन स्ट्रक हो गया था, मैंने रीबूट किया उसको। अच्छा, एक है ट्री जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे ख्याल से किसी ने यूज भी किया था। मैं ट्री ढूंढता हूँ तो वो कहता है ट्री नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ट्री लिखा तो उसने कहा कि भाई आप इस तरह से किसी वर्जन देख सकते हो, या इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, या इसके थ्रू इंस्टॉल कर लो, या एपीटी के थ्रू इंस्टॉल कर लो, किसी तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें इसने ये नहीं कहा यम के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट द रेलिवेंट यम पैकेज मैनेजर जो कि आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल है, इसलिए हम यम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा एपीटी इंस्टॉल ट्री। सिंपल। एपीटी इंस्टॉल ट्री का मतलब है एपीटी पैकेज मैनेजर है, इंस्टॉल का मतलब इंस्टॉल करो, ट्री का मतलब है ट्री वो पैकेज का नाम है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है। ट्री एक सॉफ्टवेयर है। ट्री करता क्या है, ट्री आपके ना फाइल सिस्टम की एक पूरा ट्री, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि हम ये सॉफ्टवेयर क्या है। जिस तरह मैं जूम इंस्टॉल करने लगूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं एपीटी इंस्टॉल जूम लिखूंगा। लेकिन जूम से पहले देखिए एक बात याद रखना, डेवऑप्स के अंदर एक बात बहुत अच्छे से याद रखना। विंडो के अंदर हम क्या करते हैं, विंडो के अंदर हमने अगर जूम इंस्टॉल करना है, मैं क्या करूंगा, मैं जूम की वेबसाइट पे जाऊंगा, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा और उसके बाद इंस्टॉल करूंगा। और उस डाउनलोड सॉफ्टवेयर के अंदर सारा कुछ उसकी डिपेंडेंसीज भी होती हैं। देखो किसी भी सॉफ्टवेयर को चलने के लिए किसी और सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी भी हो सकती है ना। इसी तरह जब हम लोग लिनक्स में बात करते हैं, जब उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, हमने जब भी कोई सॉफ्टवेयर या पैकेज इंस्टॉल करना होता है, तो कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस की कुछ डिपेंडेंसीज भी होती हैं।
डिपेंडेंसीज कहते हैं कि मेरा सपोज दैट ये टर्मिनल किसी और भी सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है, तो पहले मुझे वो सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, देन मैं ये टर्मिनल इंस्टॉल कर सकूंगा। समझ आई? तो इसीलिए हमें डिपेंडेंसीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। समझ आई? तो हमें और जब मैं कमांड रन कर रहा होता हूं तो क्या पता ये बैकएंड पे जितनी, यहाँ वो दिखा देगा कितनी डिपेंडेंसीज है, कितनी चीजें, वो खुद ही कर देगा सारा कुछ इंस्टॉल। लेकिन सम टाइम हमें जब भी कोई चीज इंस्टॉल करनी है, कुछ पैकेजेस ऐसे होंगे जिनकी डिपेंडेंसीज हमें मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सपोज दैट कि मैं पीएचपी इंस्टॉल कर रहा हूँ, पीएचपी एक लैंग्वेज है ना, मुझे इंस्टॉल करो, मुझे मेरी वेबसाइट जो है वो कोड पीएचपी में है, लेकिन मेरे कोड के लिए सम टाइम मुझे पीएचपी के कुछ और पैकेजेस भी चाहिए। तो पहले मैं उसके वो पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा एंड देन मैं पीएचपी इंस्टॉल करके अपना काम चलाऊंगा। तो इसलिए आपको ये अब आप लोग सोच रहे होगा कि यार ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिपेंडेंसी है। तो भाई मैं आपको इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा, मुझे भी नहीं याद होती। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को बहुत रेकमेंड करते हैं, हमारे पास तो बड़ा आसानी होगी, जिस हम इस टाइम दुनिया में रहते हैं, हमारे पास तो इंटरनेट अवेलेबल है। हम ब्लॉग्स पढ़ेंगे, हम पीएचपी की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, हम उस लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा कि ये पैकेजेस जरूरी हैं इस काम के लिए। ठीक है? तो अगर मैं ये ट्री इंस्टॉल करता हूं तो मैं ये लिखूंगा एपीटी इंस्टॉल ट्री, लेकिन ये एक एरर भी देगा। एरर क्या है आप लोग मुझे बताओगे? सर सूडो नहीं बने आप, हाँ जी, सूडो नहीं लगाया आपने। सूडो की अब आप लोग वैल्यू समझ रहे हो। चलो फिर एक काम करते हैं, जो मेरी गंदी आदत है मैं उसको यूज करता हूँ, और वो है सूडो su माइनस। मैं सूडो बन के काम करूंगा। अच्छा, su माइनस का मतलब ये था कि मैंने क्या नाम है, जिस लोकेशन पे मैं बैठा हुआ था ना, जिस जगह पे मैं अपनी इस रूट यूजर की होम लोकेशन पे आना चाहता हूँ, तो देखिए मैं होम यूजर रूट की होम लोकेशन पे आ गया हूँ। रूट की हमेशा होम लोकेशन इसका रूट होता है, युबंटू की होम लोकेशन उसका होम युबंटू होता है। और ये जो डॉलर साइन था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, डॉलर साइन यूजर को रिप्रेजेंट करता है, और हैश साइन आपके रूट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? और ये टिल्डा साइन तो होम लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपके पास है। एनीवेज, अब मैं जब करूंगा ना एपीटी इंस्टॉल ट्री, अब मैं क्यों हम लोग यूज करते हैं, क्यों क्यों रूट बन के काम करते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये कि मुझे ये बार बार ये जो सूडो लिखना पड़ता है ना, इस एरर से जान छूट जाती है। मैं सिंपल अपने काम की कमांड लिखूंगा और काम कर। अब आपके ऊपर है आप लोगों को कौन सा यूज करना है, रेकमेंडेड यही है। थोड़ा सा आप खजल होते हो, लेकिन ऑब्वियसली आप बड़ी बड़ी चीज़ों से बच जाते हो इनिशियली। स्पेशली आप पहले ऊपर वाला जो काम यूज़ करो, एंड देन आप जब गुरु हो जाओ तो फिर आप लोग ये करो। हालांकि मैं गुरु नहीं हूँ, लिनक्स इज अ बिग थिंग। एपीटी इंस्टॉल ट्री मैं लिखूंगा, अब मुझसे कुछ भी नहीं पूछेगा, कहेगा मैं जा रहा हूँ इंस्टॉल होने, लेकिन ये ट्री नहीं है इसका पूरा नाम, इस पैकेज का इसका कुछ और भी शायद लिखना है। नो एपीटी पैकेज बट देयर इज अ स्नैप। अच्छा, ये स्नैप इंस्टॉल भी एक है कि आप इसके थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, सम टाइम ना एक बात याद रखना, हम लोगों ने जब से ये मैंने सर्वर क्रिएट किया है, आप लोगों को याद होगा ये मैंने सर्वर क्रिएट किया था, मैं उस दिन से आपको लिनक्स पढ़ा रहा हूँ, सिंपल कमांड्स ये वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। एक बात अपने कहीं पे लिख लो कि जब भी कभी आप लिनक्स का न्यू सर्वर क्रिएट करते हो, सर्विस नहीं सर्वर, तो you have to update the OS 1 time at least। ठीक है, एटलीस्ट 1 टाइम आप अपने सिस्टम को अपडेट करोगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये अपडेट ना होने की वजह से इसके जो लोकल पैकेजेस है ना, लोकल जो इसकी कमांड की अंडरस्टैंडिंग है, उसको लोकली अंडरस्टैंड ही नहीं होता कि भाई मैं मेरे पास ये कमांड थी, इसके पास एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ता है आपको सारे पैकेजेस को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एपीटी अपडेट, ये एपीटी अपडेट की कमांड है। ऐप का जो पैकेज है इसके सारा कुछ वो अपडेट कर देगा एक दफा 1 टाइम, इंटरनेट से लेकर रिफ्रेश करेगा सारा कुछ। तो ये कमांड एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसकी कमांड होती है एपीटी अपडेट। तो आप लोगों को ये जरूर करना है। आज समटाइम किसी डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ोगे ना, तो आपको वो सबसे पहले सजेस्ट करेगा कि सबसे पहले आप अपडेट कर लो एंड देन फिर आप अपना काम करो। तो जब मैं अब दोबारा कमांड रन करता हूँ, तो अब वो उसने एरर नहीं दिया, उसने ट्री इंस्टॉल करने लग गया, उसको पता है, हालांकि कमांड मैंने वही यूज की है। ठीक है? तो अब मैं जब ट्री इंस्टॉल्ड है इस पैकेज के अंदर, यानी एक सॉफ्टवेयर एक पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो उसको यूज़ कैसे करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, यानी कि मैं यूबंटू यूज़र के अंदर कुछ
डायरेक्टरीज हमने बनाई थी ना, उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है, मैं उसको देख लेता हूँ। अब मैंने पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखना है। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसकी जरूरत नहीं है ट्री, मैं भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने शायद कोई एक दो दफा से ज्यादा कहीं यूज किया है, लेकिन आपको जस्ट एग्जांपल देने के, ट्री एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्री, और आगे लिख दूंगा उस डायरेक्टरी का नाम जिसका मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं उसका नाम लिख दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा जी मुझे पूरा स्ट्रक्चर बता देगा कि लिनक्स के अंदर मेन डायरेक्टरीज कौन कौन सी है। क्लास 1 डायरेक्टरी 2 3 4 5 6 7, क्लास 1 के अंदर क्लास 2 की डायरेक्टरी है, उसके अंदर क्लास 3 की डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये फाइलें पड़ी हैं, क्लास 1 के अंदर ये फाइलें पड़ी हैं, डायरेक्टरी के अंदर ये पड़ी हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है आपको। अगर आपको कहीं ये इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन समटाइम वहां पड़ती है ट्री के पैकेज की, जहां पर आपको एक काफी डिफिकल्ट किस्म की आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हो और आपको फाइलें लोकेट करनी है और प्रॉपर ऑर्डर में लोकेट करनी, तो वहां पर आप यूज कर लेते हो। सम टाइम जरूरत पड़ती है, मैंने बहुत कम यूज किया ट्री, लेकिन इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए था जो इंस्टॉल करना, तो मैंने आपको ट्री इंस्टॉल करके दिखाया और उसके बाद मैंने उस पर डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, समझ आई इसकी? ओके, अब हम कुछ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। चले, मैं आपको एक मजे का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कुछ हम देखते हैं। हम एक पूरा वेब सर्वर बनाते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं ना, फिर उसको हम चेक करते हैं कैसे करना है। वेब सर्वर क्रिएट करते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मुझे अगर ये करनी है कैसे करनी है? अच्छा, हमारे पास जो इंटरनेट पे वेब सर्वर्स अवेलेबल हैं, वो जो दो दो कॉमन वेब सर्वर्स, उनमें से एक का नाम है अपाची और एक का नाम है एनजिनिक्स। ये दो कॉमन वेब सर्वर्स हैं जो कि बड़े वेल नाउन वेब सर्वर्स माने जाते हैं। हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वेब सर्वर होता क्या है? वेब सर्वर होता है जब भी कभी आपको किसी भी वेबसाइट को चलाना है ना, यानी कि अगर आप ये मुझसे पूछो कि भाई ये जो AWS की वेबसाइट चल रही है तो ये किस पे चल रही है, तो ये किसी वेब सर्वर पे चल रही है। ये अगर ये तो एप्लीकेशन भी है, ये तो एक पोर्टल है। अगर मैं बात करूं गूगल की, तो ये एक वेबसाइट है, ये किस पे चल रही है? ये इस पे चल रही है। अगर मैं आपको बात करूं कि मेरी अपनी वेबसाइट albistech.com किस पे चल रही है, तो किसी वेब सर्वर पे चल रही है। और बाय चांस कहूँ या मैंने खुद भी अपनी ये पूरी वेबसाइट जो है ना, ये मेरी AWS EC2 इंस्टेंस पे चल रही है और Ubuntu पे ही चल रही है। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं। और यही ये वाली डिप्लॉय करके भी देख लेंगे क्योंकि कोड तो मेरे पास भी है। तो एनीवेज, तो ये किसी वेब सर्वर पे चल रही है। और किस वेब सर्वर पे चल रही है? आमतौर पे मैं ज्यादातर रेकमेंड nginx करता हूँ, लेकिन मेरी वेबसाइट अपाची पे चल रही है। ठीक है, तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब हमें ये सेटअप कैसे करनी है, तो हम सबसे पहले करते हैं यार, सूडो ही बन जाता है, ताकि ना मुझे बार बार ना वो परमिशन का मसला आने लगे। अपाची इंस्टॉल करने का सबसे आसान तरीका ये है, अपने इस सर्वर को, ये बात याद रखना, मैं इस सर्वर को जो AWS के ऊपर सर्वर चल रहा है, इसको अब एक वेब सर्वर बनाने लगा। जब वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाता है तो वो वेब सर्वर बन जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी मैं वेबसाइट चलाना चाहूंगा चला सकता हूँ, कोई भी वेबसाइट जो मेरे पास पड़ी हो। मैं आप लोगों के सामने एक इंटरनेट से या कहीं मेरे पास एक गिटहब रिपोजिटरी में एक वेबसाइट पड़ी है, मैं उसको उठा के यहाँ पर डाल के चला के दिखा दूंगा आपको। कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल ही है। मैं क्या करूंगा, मुझे अपाची इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, apt इंस्टॉल अपाची 2। चले, मैं ये काम खुद से नहीं करता, बल्कि ज्यादा बेहतर है आप लोग को मैं डॉक्यूमेंटेशन, जिस तरह मैं आपसे कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपकी तरह एक, यानी कि मैं बल्कि आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे काम कर रहा हूँ और मैंने अपाची इंस्टॉल करना जिसका मुझे पता ही नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा हाउ टू इंस्टॉल द अपाची 2 ऑन Ubuntu 22.04। बस इसके एक ब्लॉग मिल जाएगा। मुझे सारी कमांड इसकी बाय चांस पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी सारी ये चीज़ें पढ़ लेना, मुझे तो पता है। इसलिए वो सिंपल कह रहा है पहले अपडेट कर लो। वही जो मैंने किया है ना काम, वो कह रहा है अपडेट कर लो, मैं दोबारा कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। कमांड उठाई, यहाँ डाल दी। जितने में दूसरा काम उसने कहा सिंपल, अपाची की कमांड है apt इंस्टॉल अपाची, ये लिख दो। मैंने, उसने देखा जल्दी से कंप्लीट करी, क्योंकि उसने पहले कर चुका था ना, इसलिए उसने कर दी। अब मैं अपाची 2 इंस्टॉल करता हूँ। मैं जैसे अपाची 2 इंस्टॉल करूंगा, मुझसे वो पूछेगा कि भाई ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन एडिशनल पैकेजेस मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। वो क्या है? अपाची बेन, डेटा यूटिल्स, कुछ और पैकेजेस हैं जो कि इंस्टॉल करो। मैंने क्या कहा था कि लिनक्स में यही मजे की चीज है, जब आप कुछ कोई पैकेज अपना इंस्टॉल करते हो तो उसकी डिपेंडेंसीज वो खुद इंस्टॉल कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ डिपेंडेंसीज अगर वो नहीं इंस्टॉल करता, और हमें मैनुअली भी करनी पड़ती है। और जब वो कर लेता है तो वो कहता है कि ये पूरा पैकेज जो तैयार हो रहा है, इसका साइज जो बन रहा है वो तकरीबन ये बन रहा है, तो आपकी स्पेस अगर है तो आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो यस कर दो, मैं यहाँ पर यस कर दो और ये इंस्टॉल कर दो, और ये विद इन 1 मिनट इंस्टॉल भी कर दें।
बस अपाची इंस्टॉल, सिंपल। बाकी काम जो एडिशनल फायरवॉल, ये देखिए यूएफडब्ल्यू में कह रहा है कि अगर आपको फायरवॉल में कुछ जाके एंट्री करनी तो आप इस तरह कर लो। अगर आपको फायरवॉल की मैं लिस्ट दिखा भी दूं तो यहाँ पर वो दिखाएगा कि फायरवॉल के अंदर मैंने क्या क्या कुछ अवेलेबल एप्लीकेशन कौन कौन सी अपाची है और ओपन एसएसएच है या कोई भी इसमें पहले से पड़ी हुई है। तो कह रहा है पोर्ट अगर अलाउ करनी है तो मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा, अभी इसको इग्नोर कर लो, ये आप लोग लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अपाची इंस्टॉल है, सिंपल। अपाची के बारे में मैंने क्या कहा था, इट्स अ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर कहाँ चलता है, कौन बताएगा वेब सर्वर चलता कहाँ पर है, यानी कि एक्सेस कैसे होता है। सिस्टम सीटीएल, ब्राउजर पे एक्सेस होता है ना, ब्राउजर पे जी। ब्राउजर पे एक्सेस होता है। लेकिन आपने अच्छा याद करा दिया है यार सिस्टम सीटीएल की कमांड से, कि मैंने जब अपाची चलाया है, इंस्टॉल किया है, तो मुझे ये देखना है कि अपाची है क्या। अपाची एक वेब सर्वर है, एक प्रोसेस है जो कि हम मेरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, हाउ टू मेक श्योर दैट माय वेब सर्वर अपाची 2 इज रनिंग और नॉट, कैसे चेक करूंगा। उसके लिए हम लोग के पास जो बाय डिफॉल्ट लिनक्स के अंदर कमांड है वो है सिस्टम सीटीएल की कमांड। सिस्टम सीटीएल स्टेटस अपाची 2 में लिखो। जी सोहेल। जी जी सर, ये बता रहा था जो आपने हाँ हाँ बताया। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इससे स्टेटस देख सकता हूँ। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, लिखूंगा सिस्टम सीटीएल, ये एक सिस्टम कंट्रोल कमांड है, ठीक है। तो हम इस कमांड को यूज करके अपने स्टेटस देख सकते हैं अपनी सर्विसेज का। मेरी सर्विस है ना अपाची 2, मैं यहाँ लिखूंगा अपाची 2 डॉट सर्विस। जैसे ही एंटर करूंगा तो वो कह रहा है ये एक्टिव भी है, रनिंग में भी। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे ये रनिंग में नहीं रखनी, मुझे इसको स्टॉप करना है, मैं स्टेटस की जगह पे लिख दूंगा स्टॉप। जब मैं स्टॉप लिख के दोबारा स्टेटस देखूंगा तो ये कहेगा ये देखें इनएक्टिव। पहले डेड, पहले क्या था रनिंग में था, अब वो डेड हो गई है। जब मैं दोबारा इसको स्टार्ट करना है, मैं अप एरो करके स्टेटस की जगह पे दोबारा लिखूंगा स्टार्ट और फिर स्टेटस देखूंगा तो ये कहेगा रनिंग। तो क्या मतलब है, सिस्टम सीटीए की कमांड से हम अपने सर्विस जो भी हमारी चल रही है उस सर्विस को स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट, रीबूट कुछ भी कर सकते हैं। अब अगली बात आती है, क्योंकि मेरा सर्वर अब वेब सर्वर है और अपाची है, और मैंने क्या बात की थी कि अपाची वेब सर्वर के ऊपर वेबसाइट चलती है। तो अगर वेबसाइट को मैंने एक्सेस करना है तो मैंने कैसे एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करना है लोक मैंने ब्राउजर से। तो मैं क्या लोकल करूंगा होस्ट। ब्राउजर में, मैं क्या करूंगा, मैं किस तरह से ब्राउजर में एक्सेस कर सकता हूं। एक बात याद रखना, अगर आप लोग यही काम जो प्रोसेस है अपनी वर्चुअल मशीन्स पे करोगे तो आपने ब्राउजर में जाना है और ब्राउजर पे जाके लिखना है लोकल होस्ट, सिंपल। लोकल होस्ट लिख के एंटर करना, आपके पास यहां पर अपाची चल जाएगा। लेकिन मेरे पास क्योंकि मैं करा रहा हूं एडब्ल्यूएस के ऊपर, और बाय चांस ये वो सिनेरियो है जहां पर मेरे पास एक्चुअल में पब्लिक आईपी एड्रेस अवेलेबल है, पब्लिक आईपी अ, एड्रेस। जी सोहेल। जी सर, मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया लोकल होस्ट लिख के, पर वो कुछ भी नहीं आता उसके आगे। मैं देख लूंगा क्लास के बाद। तो अब मेरे पास क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक पब्लिक आईपी एड्रेस अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, अपनी मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करूंगा और ब्राउजर पे जाके इधर पब्लिक आईपी एड्रेस डालूंगा, तो मेरे पास वेबसाइट चलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं चल रही, इसकी एक रीजन है, वो जो कि मुझे रीजन पता है, और ये ना चलेगी उसकी रीजन क्या है। यहाँ भी एक्स्ट्रा चीज है, यहाँ मैं बोल्ड करके लिख लेता हूँ। बिकॉज आई एम यूजिंग द AWS cloud on which I have the Ubuntu OS। तो हम यहाँ पर क्या करना है, I have a extra level of security which should be allowed us to visit our web page। अब एक एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी AWS ने इंप्लीमेंट की हुई है, ये लिनक्स में नहीं आती। एक तो लिनक्स में ना UFW वाली चीज, तो वो तो हम फायरवॉल थी। AWS की एक एक्स्ट्रा फायरवॉल भी है जिसको हम सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं। हमें इस सर्वर के ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा है कि इस सर्वर पे कौन क्या कर सकता है। तो वो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी में जाऊंगा, ये सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको ओपन करूंगा। इसमें अभी आपको दिखाऊं ना तो इसमें सिर्फ एक पोर्ट अलाउर, वो पोर्ट है 22 पोर्ट के बारे में मेरा ख्याल है मैं शायद बताना उस टाइम भूल गया, अभी बता भी देता हूँ। जो SSH है ना, जो मैंने सिक्योर शेल किया है, इसकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो है, बाय डिफॉल्ट
पोर्ट ऑफ SSH इज 22। दुनिया में 22 की पोर्ट SSH के लिए यूज की जाती है। तो मेरे सर्वर में अगर आप यहां पर देखो सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने यहां पर एक रूल डाला हुआ है कि 22 पोर्ट पे आने वाली दुनिया की तमाम ट्रैफिक 0000 का मतलब होता है कि दुनिया की तमाम ट्रैफिक अगर पोर्ट 22 पे आने की इस सर्वर पे कोशिश करेगी तो आने देना। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्योंकि मुझे कोई बताएगा कि मेरी वेब की ट्रैफिक कौन सी पोर्ट पे चलती है। 443 पे सर। हाँ, और भी एक और होती है पोर्ट, दो पोर्ट्स होती हैं। 80। अगर हाँ, 80। SSL होगी तो फिर 443 पे, हाँ, अगर SSL बिल्कुल नहीं है तो फिर 80 पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वेब की पोर्ट होती है ना, जो हमारी HTTP, हमारी जो ट्रैफिक होती है ना वेब की, वो दो तरह की क्या नाम है, प्रोटोकॉल्स यूज करती है। जो वेब ट्रैफिक है, वेब ट्रैफिक ऑलवेज रन ऑन टू प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स, पहला प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP, जिसकी पोर्ट होती है पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट है, या आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और दूसरी पोर्ट होती है HTTPS, इसको मैं कैपिटल लिख दिया, ठीक है। इसकी ये होती है और इसकी पोर्ट होगी 443। तो अगर तो सिक्योर है, यानी कि सर्टिफिकेट्स कुछ होते हैं, अगर वो इंस्टॉल कर लोगे, अगर मैं आपको गूगल खोल के दिखाऊं ना, तो उस पर आपको यहां पर ना एक चीज नजर आएगी। देखिए ये ताला बना हुआ है, इस ताले को अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखिए लिखा है सिक्योर साइट होगी, है ये कनेक्शन सिक्योर है, गूगल ने इसको सिक्योर किया हुआ है। और ये कंफर्म मैं कह सकता हूँ ये पोर्ट 443 पे चल रही है, एक तरीका होता है। और अगर मैं अपनी ये खोलूँ ना, तो इसके आगे जब मैं खोलूंगा ना, यहाँ पर आपके पास लिखा होगा HTTP खाली लिखा होगा, और ये ताला नहीं बना होगा, उस पर ताले पे क्रॉस लगा होगा। क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट नहीं इंस्टॉल किया हुआ, इसलिए ये पोर्ट 80 पे चलेगी। तो मेरी वाली जो वेबसाइट है वो पोर्ट 80 पे चल रही होगी, गूगल की वेबसाइट पोर्ट 443 पे चल रही है। हम अपनी वेबसाइट को भी 443 पे चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट्स को इंस्टॉल करें, जो कि मैं भी नहीं ऐड करता, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी सिर्फ ये फोकस करो कि ये है क्या। मैं उन लोगों के लिए इतनी डेप्थ में जा रहा हूँ जिनको नहीं आइडिया, अदरवाइज जिनको पता है वो तो कहेंगे यार वी नो। तो मुझे खुद भी पता है, लेकिन मुझे एज अ क्या नाम बिगनर मुझे पढ़ाना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं पोर्ट 80 पे, अब मुझे क्या करना है, अपने AWS पे जाके एक रूल ऐड करना है, एडिट इनबाउंड रूल में जाऊंगा, एक रूल ऐड करूंगा, और यहाँ पर HTTP आ रहा होगा, ये देखें HTTP पोर्ट 80। मैं कहूंगा कि भाई इसको भी सारी दुनिया के लिए एनी वेयर ऑन IPv4 अलाउ कर दो, सेव रूल। जब मैं जैसे ही सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाके इसको रीलोड करूंगा, मेरे पास वेब पेज आ जाएगा। और यहाँ देखे ताला लगा हुआ है, ताले पे क्रॉस भी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये चल रहा है HTTP पे। अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं ना, यहाँ लिखूंगा HTTP, ये चल जाएगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ लिखूंगा ना HTTPS, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये HTTP पे है ही नहीं। HTTPS पे देखें घूम ही जा रहा है, ये HTTPS पे है ही नहीं, ये चलेगा ही HTTP पे। तो इसलिए मैं इसको पोर्ट 80 पे, ये बिल्कुल सही चल रहा है, ये देखें ये वेब पेज है और ये सही चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेब पेज अपाची का कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये जो पेज है ये कहीं ना कहीं सर्वर पे बना है, और बाय डिफॉल्ट बन गया है। जैसे मैंने इंस्टॉलेशन की है ना अपाची की, तो ये मेरे सर्वर पे एक फाइल बन गई है। और वो कहाँ पर बनी है, अगर मैं एक लोकेशन है जिसका नाम है CD करके जाऊंगा, उसका लोकेशन है var www.html। यहाँ पर जब जाके ls करूंगा तो एक फाइल पड़ी होगी index.html, ये है, ये जो पेज पीछे नजर आ रहा है, ये वो फाइल है। अगर मैं इस फाइल के अंदर जाऊँ ना वेम के थ्रू इंडेक्स डॉट, तो यहाँ पर देखें यही सब कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा होगा अपाची 2 डिफॉल्ट पेज, यहाँ मैं दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब ये कहीं और लिखी हुई है बात। अच्छा ये देखें, ये तो ये लिखा हुआ है, लेकिन ये भी मैं दिखा देता हूँ, ये नीचे लिखा होगा, क्योंकि मैंने वैसे HTML और CSS पे काम किया हुआ है थोड़ा थोड़ा कभी किसी ज़माने में। ये देखें ये लिखा होगा यहाँ पर, अच्छा सर्च करने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, हाय हाय, विम मैं इसलिए भी यूज़ करता हूँ, विम में ना एक सर्च करने की ऑप्शन होती है, क्या हो गया है,
विम में जाता हूँ, ये अगर मैं यहाँ पर नीचे नोटिस करना, मैं यहाँ पर ना एक फॉरवर्ड स्लैश सिर्फ क्लिक करूंगा ना, फॉरवर्ड स्लैश का बटन प्रेस करूंगा तो ये सर्च कर सकता है। मैं जैसे ही इसके आगे वो पेस्ट करूंगा ना तो ये सर्च कर देगा। तो देखें ये वो बता रहा है कि ये लिखा हुआ है अपाची टू डिफॉल्ट पेज। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ना अपाची टू डिफॉल्ट पेज के आगे उस्मान, या चलें डेवऑप्स लिख देते हैं, और सेव करके बाहर आता हूँ यहाँ से, और जब मैं ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ देखें क्या लिखा आ गया, डेवऑप्स। इसका मतलब ये सही जगह पे था ना मैं। तो ये अगर मुझे यहाँ पर अपना अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है, मैं वो भी लिख सकता हूँ। तो बात है कि वेबसाइट मेरे कंट्रोल में है अब। अगर मुझे यहाँ पर अब पूरी वेबसाइट अपनी चलानी है तो चले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मेरे पास लैपटॉप में एक वेबसाइट पड़ी हुई है, जस्ट एक मिनट। अच्छा, मैंने लैपटॉप से नहीं निकाल रहा वेबसाइट, ये मेरे पास गिटहब की रिपोजिटरी है। ये वेबसाइट पब्लिक रिपोजिटरी है और ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप ये देख सकते हो गिटहब के ऊपर। हमने इंशाल्लाह गिटहब भी पढ़ना है, अगला हमारा टॉपिक गिटहब भी है। तो गिट और गिटहब तो आपको ये सारा कुछ इंशाल्लाह यहाँ पर हम आप लोग भी इंशाल्लाह इस काबिल होगे कि आप यहाँ पर अपना कोड रखोगे, उसको यूज़ करोगे। जो डेवलपर्स हैं उनके लिए तो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, बट डेवऑप्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये वेबसाइट, मेरे पास सैम्पल वेबसाइट पड़ी हुई है मेरी गिटहब के ऊपर। मैंने इसको अपने लैपटॉप में सर्वर पे डाउनलोड करना, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसका ये यूआरएल कॉपी कर लूँगा। ये क्लोन करना कहते हैं इसको, डाउनलोड करना या क्लोन करना या कॉपी क्रिएट करना। मैं सर्वर पे जाऊँगा और अपनी इसी लोकेशन पे जो पड़ी हुई ये फाइल है ना इंडेक्स डॉट, इसको उड़ा देता हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, RF लगाया, इसको उड़ा दिया। अब जब मैं ब्राउजर पे जाके अगर मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, देखिए वो कोड गया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए अपना कोड, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा गिट क्लोन। अच्छा, मुझे लगता है शायद मैं जब गिट की कमांड लिखूंगा ना तो वो कहेगा गिट भी इंस्टॉल नहीं है। तो अगर गिट इंस्टॉल नहीं होगा पैकेज तो मैं क्या करूंगा, कौन बताएगा? गिट को इंस्टॉल करेंगे सर। बिल्कुल गिट को इंस्टॉल करूंगा एपीटी गिट। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, एपीटी से इंस्टॉल करूंगा। तो मैं ये एंटर करता हूँ, अल्लाह करे ना इंस्टॉल हुआ हो, ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूँ। क्योंकि समटाइम ना बाय डिफॉल्ट वो Ubuntu के अंदर पहले से कुछ पैकेज इंस्टॉल होते हैं, तो मेरा ख्याल है पहले से इंस्टॉल था, सॉरी भाइयों। तो ये इसलिए चल गया है, तो गिट इंस्टॉल था इसलिए वो कमांड चल गई है। और जब मैं यहाँ पर एलएस करूंगा तो देखने यहाँ पर एक मेरा कोड आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सैंपल वाली के अंदर जाके आपको कोड दिखा देता हूँ। ये सारा मेरे वेबसाइट पड़ी हुई है। अगर मैं अपने ब्राउजर में जाके अपने आईपी एड्रेस के आगे फॉरवर्ड स्लैश करके ये फोल्डर का नाम डाल दूं तो ये वेबसाइट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ये पूरी वेबसाइट चल रही है आपके सर्वर पे, ये वेबसाइट आपके सर्वर पे चल रही है। ये वो काम है जो कि हम करेंगे भी, और आप लोग डेवऑप्स एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपने करना है। आपने सिर्फ वेबसाइट ये HTML CSS की नहीं, बल्कि आप लोगों ने जावा की, नोड की, रिएक्ट की, और पता नहीं कौन कौन सी PHP और पाइथन की, पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशंस करनी है। ये तो सिंपल एक वेब है, लेकिन चीज़ ये कि यहीं से स्टार्ट करना है, कहीं से एग्जाम्पल आपको देनी है, कहीं से दिखाना है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पैदा होता है जो कि मैं हाईलाइट करूंगा। क्या कभी आप लोगों ने google.com खोली है तो आपने google.com के आगे कभी ये भी लिखा है सैंपल वेबसाइट और समथिंग? यानी कि आपको ये गूगल का ये वाला पेज चाहिए, तो क्या आप पूरा इस तरह से, यानी कि इस तरह से नाम देते हो गूगल का, या पूरा इस तरह से देते हो? सिर्फ गूगल लिखते हैं तो सर। गूगल लिखते हैं ना तो आपके पास ये पेज आ जाता है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है कि मुझे ये क्यों फोल्डर का नाम क्यों देना पड़ रहा है, तो फोल्डर का नाम खत्म भी वो कर देते हैं। फोल्डर डायरेक्टरी का नाम से क्यों उठा के खत्म? फाइल बाहर रख देंगे। एग्जैक्टली फोल्डर का नाम खत्म करने का ये यानी कि क्यों हमें लिखना पड़ रहा है, उसका पहले हम समझ लेते हैं कि लिखना क्यों पड़ रहा था। लिखना इसलिए पड़ रहा था कि अगर मैं आपको एक स्टेप पीछे जाऊं और यहाँ जाके PWD करूं, वार WWHTML, और यहाँ जाके LS करूंगा, सॉरी LS-L, अगर मैं ये दिखाऊं तो ये वाला कोड, एक बात याद रखना, जो वार WWHTML ये वो लोकेशन है जहां पर अपाची अपना कोड रन करता है। आपकी वेबसाइट का कोड यहाँ पर पड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ कोड नहीं पड़ा, यहाँ पर एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है और डायरेक्टरी के अंदर कोड पड़ा हुआ है। आपसे मुझे एयाज, आप बेशक रहने देना, अपना आंसर देना, मुझे कोई कमांड आप बाकियों में से बताए कि मुझे इसका सारा कंटेंट जो इसके अंदर पड़ा हुआ है वो निकाल के यहाँ पर रखना है, उसकी कमांड क्या होगी? यानी कि इसमें से सारा कोड कॉपी करके यहाँ पर रखना है। मैं यहाँ पर LS भी कर देता हूँ।
ताकि आपका क्वेश्चन जरा इजी हो जाए। मुझे ये जो सारा कोड पड़ा हुआ है ना, CSS इंडेक्स, ये पड़ा हुआ है सैम्पल HTML वेबसाइट की डायरेक्टरी में। मुझे ये कोड सारा उठा के यहाँ पर जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ HTML के अंदर इस डायरेक्टरी में फेंकना है। तो मुझे कमांड क्या यूज करनी पड़ेगी? सर मूव से भी कर सकते हैं और हम कॉपी से भी कर सकते हैं हम इसको। मूव से करते हैं, मूव से बताओ मुझे। मूव में हम जो डायरेक्टरी है उसको सिर्फ डायरेक्टरी लिखेंगे, क्योंकि रिकर्सिव तो ऑटोमेटिकली करेगा वो। हाँ और जिस बिल्कुल, डायरेक्टरी में परफेक्ट। अगर करंट डायरेक्टरी में पेस्ट करना है तो हम सिर्फ डॉट लिखेंगे, तो वो परफेक्ट। करंट डायरेक्टरी में से लिखेगा। परफेक्ट। हम आमतौर पे ये भी कर सकते हैं, स्टैटिक लगा के डॉट लिख दें। ये क्या करेगा, ये सारा कंटेंट उठा के यहाँ पर फेंक देगा। और जब मैं एंडलेस करूंगा तो देखें यहाँ पर सारा कंटेंट आ गया। अब जब मैं ये डायरेक्टरी का कंटेंट देखूं, इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब मैं ये करके एंडलेस करता हूँ, इसमें देखें कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सारा कुछ तो निकाल दिया। अब क्या होगा, अब जब मैं यहाँ पर जाके, अब आइंदा मुझे ये देने की जरूरत नहीं है। अब मैं खाली IP एड्रेस दे के एंटर करूंगा तो वेबसाइट चल रही होगी, और जाके चल रही है पहले से ही। अब हमें फोल्डर देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो असल में वेबसाइट इस तरह चलती है ना। मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि भाई वेबसाइट जो है वो पूरी डोमेन पे कैसे चलनी है, वो भी 1 मिनट में दिखा सकता हूँ। क्लाउड पे हूँ तो मुझे बेनिफिट भी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बल्कि अगर मेरे पास यहाँ एक डोमेन पड़ी हुई थी, मेरे नाम की थी, अम, ये बेनिफिट है क्लाउड पे पढ़ने के। अगर मेरा यहाँ पर ना डोमेन पड़ी हुई तो लेट्स सी। हाँ, मेरे ख्याल से दूसरे अकाउंट में है, मेरे इसमें नहीं है। मेरे असल में 2-3 और अकाउंट्स हैं AWS के। मेरे अपने दूसरे अकाउंट में एक मेरी डोमेन भी पड़ी, जो मैं इस टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करता हूँ। अगर वो पड़ी होती ना यहाँ पर, तो फिर मैं आपको ये यहाँ पर अपनी डोमेन पे चला के देखा। वो डोमेन थी ये, वो मेरे अपने नाम की थी। वो मैंने अपने किसी पर्पस के लिए रखी है, लेकिन कभी यूज़ नहीं की। इस पे मैं इस पे सिंपल हिट करता था, आपके पास ये वेबसाइट चल रही होनी चाहिए। वो एक सिंपल एंट्री है, क्योंकि देखो सर्वर लेवल पे काम हो गया आपका। अब क्लाउड लेवल पे या आपके DNS लेवल पे एक एंट्री करनी है, जिससे आपकी वेबसाइट चल सकती है। ठीक है, तो जो कि अभी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको वो दिखा दूंगा। वो मैं दूसरा अकाउंट भी लॉगिन करके ना, तो आपको दिखा दूंगा। सर यहाँ पे अगर हम ये तो आपने उसको डिफॉल्ट डायरेक्टरी में पेस्ट किया, अगर प्लीज आप एक चीज और थोड़ी सी बता दें कि मेरे ख्याल में हम शायद इसको वो पाथ भी चेंज करते हैं किसी जगह पे अपाचे में, कि अगर हाँ, हम मैं बता उसको। मैं बता देता हूँ ये बात। ये समय मैं इसलिए नहीं ऑनेस्टली अभी उसमें जा रहा था, क्योंकि वो ना पहले ये समझ लें अच्छे से। अपाची की कॉन्फ़िगरेशन में घुसा तो ये ना हो कि वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन मैं दिखा देता हूँ। इनका क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल कि मेरा कोड यहाँ पर ही पड़ा होता और तब भी मुझे IP एड्रेस पे अपनी वेबसाइट चलानी होती। यानी कि मैंने जो कोड निकाल के बाहर रखा है, मैं ना निकालना चाहता। मैं चाहता ही ना कि मेरा कोड मुझे निकालना पड़े। मैं चाहता कि अगर मेरा वेबसाइट का कोड पड़ा भी सैंपल वेबसाइट में रहे, सैंपल HTML वेबसाइट के फोल्डर में रहे, और फिर भी मैं चला पाऊँ। तो कैसे चला सकता हूँ, उसके लिए आपको करना ये होता है कि अपाची की कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता है। और अपाची की कॉन्फ़िगरेशन, मैंने क्या कहा था, किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन जब की बात आएगी तो वो सब कुछ ETC में पड़ा होगा। मैं ETC में जाऊंगा। जब मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था ना अपाची का, तो यहाँ पर एक अपाची की डायरेक्टरी भी बन गई थी। इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होती है साइट्स अवेलेबल के अंदर। साइट्स अवेलेबल में जाऊंगा, इसमें एक फाइल पड़ी होगी, ये ये वाली 000 डिफॉल्ट। अगर मैं इसमें जाके 000 डिफॉल्ट में जाऊं, तो यहाँ पर आप देखना ये पाथ दिया हुआ है var www। इस पाथ के आगे मुझे क्या करना था, इस पाथ के आगे मुझे सिंपल अपनी वो लिख देना था, वो जो भी था HTML, क्या नाम था उसका, यहाँ से निकाल देता हूँ गिटहब से। ये था, मैंने ये निकालना था, यहाँ पर पेस्ट करना था, सेव करके बाहर निकालना था। तो अब मेरी वेबसाइट वहीं से उठाई जानी थी। समझ आई? जी यास। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ये एक ही सर्वर है, क्या एक सर्वर पे एक ही साइट एग्जीक्यूट हो सकती है, या मल्टीपल हम साइट्स एक ही सर्वर पे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें आंसर तो मैंने बताया ना कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एकदम से जंप इन नहीं कर रहा, ना कर सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन आपने किया, उसके आंसर की हद तक मैं ज़रूर उसको आंसर देता हूँ कि बिल्कुल हम कर सकते हैं। मैं एक ही सर्वर पे 8-8 10-10 वेबसाइट भी चला सकता हूँ। लेकिन पहले तो सर्वर देखो, बात आती है सर्वर लोड कितना उठा सकता है। वहां पे क्वेश्चंस पैदा हो जाते हैं ना, कि लोड कितना उठा हम्म। सकता है, क्या बड़ा है, क्या ये बेटर अप्रोच है या नहीं है। तो आंसर की हद तक बिल्कुल यस, मैं एक सर्वर के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट चला सकता हूँ।
ठीक है। सही सही है और सर। कैसे चला सकता हूँ चले वो भी होपफुली आई विल ट्राई कि मैं आगे जाके हम लोग करेंगे, बल्कि हम जब डॉकर में जाएंगे तो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, सही है सर। सही है। और किसी का अच्छा सर, क्वेश्चन? इससे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है सर। वो ये था कि उसी एक ही सर्वर पे क्या हम दो वेब सर्वर कर सकते हैं कॉन्फ़िगर, जैसे nginx और हाँ कर HTTP सकते हो हैं, गया। लेकिन पोर्ट्स का मसला आता है। एक अच्छा, एक चीज याद कॉन्फ्लिक्ट आ रखना। जाता है चीजों में। हाँ पोर्ट्स का मसला आता है, बताता हूँ। अपाची वेब सर्वर या nginx वेब सर्वर दोनों जो है वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे लिसन करते हैं। लिसन का मतलब है, देखो चलो मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ। मैंने वैसे ड्राइंग के लिए पेंट भी रखा था। असल में मैं ड्रॉ बहुत करता रहा हूँ मैं इस दफ़ा अभी तक नहीं किया, लेकिन आगे जाके तो मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स करनी है। तो अभी होता क्या है कि मेरे पास ना ये एक सर्वर है, और इस सर्वर का एक आईपी एड्रेस है। मैं इसको जरा यहाँ पर, ये आईपी एड्रेस है। अब इस आईपी एड्रेस के, ओहो सॉरी सारा कुछ उड़ा दिया। ये आईपी एड्रेस है, उसका एक सर्वर है, उसका एक आईपी एड्रेस है। एक बात याद रखना, एक डिफरेंस मैं आपको भी बताऊंगा जो कि शायद आगे जाके भी बताऊंगा, वो होता है क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है ये, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। तो याद रखना आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर में डिफरेंस ये होता है कि इसकी मैं हमेशा एग्जांपल इसी तरह ही देता हूँ, और मैंने कई दफ़ा ये पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आईपी एड्रेस और पोर्ट को आप इस तरह से एज्यूम करो कि अगर मैंने आपको कोई क्या नाम है, मैंने अयाज को या सुहेल किसी को भी मैंने कोई लेटर लिखना है, तो मैं सबसे पहले अयाज से क्या कहूँगा कि मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो। तो अगर मैं आपको लेटर लिखना है और आपका एड्रेस ले लेता हूँ और मैं आपको लेटर भेज देता हूँ, सिर्फ एड्रेस लिखा, आपको लेटर लिखना है, उस पर एड्रेस लिखा और एड्रेस लिख के आपके घर भेज दिया, तो आपके घर का जो एड्रेस है वो, यानी कि मेरे मेरे लेटर जो है उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो लेटर के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं होगा, तो वो घर वाले सारे सोचेंगे कि ये लेटर आया तो है, लेकिन विदाउट ओपन किए सारे ये सोचेंगे ये लेटर है किसके लिए। तो एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस है, आपके घर का जो एड्रेस है या आपकी लोकेशन का जो एड्रेस है वो एक आईपी एड्रेस है। लेकिन जब मैं उस लेटर के ऊपर लिख दूंगा ना कि टू अयाज, तो आपके घर में अयाज जो है वो पर्सन है, एक ही पर्सन होता है ऑब्वियसली हर घर में एक नाम का, तो वो उस जब एड्रेस पे जाएगा तो वो अयाज को लेटर दे देंगे सारे कि भाई अयाज तुम्हारे लिए लेटर आया। तो वो उसका एक पोर्ट है, पोर्ट नंबर है। नाम जो है ना किसी भी, वो एक पोर्ट है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका एक कजन है जिसका नाम भी अयाज था और वो भी आया हुआ है आपके घर में, और वो समझे सपोज दैट कि वो आपके घर में ही रह रहा है काफी अरसे से। अब लेटर मैंने भेजा, एड्रेस सही था, आईपी एड्रेस सही था, लेटर पहुंचा घर पे, लिखा हुआ था टू अयाज। अब दो अयाज दोनों सोचेंगे कि भाई ये लेटर किसके लिए। तो यहां पर वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जो मैं यहां पर बात करने लगा था, कि अगर मैंने अपाची और nginx दोनों इंस्टॉल कर दिए एक ही सर्वर पे, तो पोर्ट 80 किसी एक वेब सर्वर को असाइन हो सकती है ना। तो दोनों वेब सर्वर सोचेंगे ये भाई किसके लिए रिक्वेस्ट थी। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पोर्ट हमेशा चेंज करनी पड़ती है, यानी कि मैं एक का नाम होगा एयाज अहमद और एक का नाम शायद हो एयाज अली, तो फिर वो पूरा नाम जो जाएगा वो डिफरेंशिएट करेगा कि भाई ये बात किसके लिए थी या ये लेटर किसके लिए था। तो ये याद रखना, आईपी एड्रेस आपके डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, इसको सही करना है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। और पोर्ट नंबर आपकी इंटरनल सर्विस का एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ इंटरनल सर्विस जो भी है, जो भी इंटरनल सर्विस चल रही है उसका एड्रेस होता है। समझ आई? सर मैक एड्रेस। हाँ ये मैं ना इतनी चीजें आप लोग मुझसे पूछते रहते हो। मैक एड्रेस होता है डिवाइस का एड्रेस, डिवाइस का एड्रेस होता है। यानी कि अब घर में तो मुझे सही कोई एग्जांपल जेन में नहीं आ रही कि घर में मैं इसको किस तरह देसी एग्जांपल कैसे दे सकूं। डिवाइस एड्रेस का मतलब होता है कि मैंने कोई चीज लिखी, रिक्वेस्ट भेजी, और मैंने स्पेसिफिक, जिस तरह मैं ऑफिस में सपोज दैट के एक कंपनी है जिसमें दो एयाज भी हैं,
कंपनी भी एक एबीसी के नाम से है, तो कंपनी का जो एड्रेस होगा वो एबीसी के नाम पे होगा, वो पहुंच जाएगा। पोर्ट पे एयास लिखा होगा तो पता चल जाएगा भाई ये एयास के लिए है। डिवाइस का मतलब है कि एयास 2-3 है, लेकिन एयास किस टेबल पे बैठा हुआ है और किस लैपटॉप को यूज कर रहा है, किस डिवाइस को यूज कर रहा है, उस डिवाइस का जो एड्रेस होगा ना वो मैक एड्रेस होगा। समझ आई? जी सर। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि यूज आप कर सकते हो, लेकिन किसी डिफरेंट पोर्ट पे फिर आपको यूज करना पड़ना। यानी कि मैं कहूंगा कि भाई मेरी एक एप्लीकेशन चल रही है, ऐप 1 चल रही है पोर्ट 80 पे, मेरी ऐप 2 चल रही है पोर्ट 8080 पे, पोर्ट ऐप 3 चल रही है पोर्ट 8081 पे, ऐप 4 चल रही है 8090 पे। तो आपको पोर्ट्स चेंज करनी पड़नी है। फिर होगा क्या, जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी सर्वर पे, एक रिक्वेस्ट आई सर्वर पे पोर्ट 80 की, तो आपका सर्वर क्या करेगा, आपका सर्वर एप्लीकेशन 1 के ऊपर उसको राउट कर देगा। जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी पोर्ट 8080 पे, तो वो क्या समझ जाएगा कि भाई ये रिक्वेस्ट किसी और के लिए है, पहली एप्लीकेशन का नहीं, तो वो दूसरी एप्लीकेशन को भेज देगा। तो इसी तरह वो एप्लीकेशन अपनी सर्वर आगे से डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये काम वेब सर्वर कर रहा होता है। समझ आ गई भाइयों? जी जी सर। लेकिन अगर सर मल्टीपल इस एप्लीकेशंस अगर सेम पोर्ट यूज कर रही होंगी तो फिर नहीं हम कर इसका सकते, मतलब यूज कर सकेंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके ना, आपको आपको मैं दिखाऊंगा डॉकर में जाके, जब हम लोग दो एप्लीकेशन को सेम पोर्ट देंगे ना, तो वो उधर ही एरर दे देगा, देते हुए एरर दे देगा कि भाई ये पोर्ट ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ठीक है, पोर्ट ऑलरेडी जी रिजर्व्ड का एरर आ जाता है। अच्छा सर, एक एक और चीज थी, इसको थोड़ा मजीद एक्सप्लोर करते हैं। जैसे डॉकर में तो हम जो है ना, जब डॉकर को इनिशलाइज कर रहे होते हैं वहां पर जो है ना पोर्ट एक्सपोज कर सकते हैं, कर हम्म। देते हैं, और वहीं पे हम अपनी पोर्ट चेंज कर रहे होते हैं। तो हम्म। क्या इस लिनक्स में भी कहीं पे ऐसी हम्म। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जहाँ हाँ पे हम हाँ, पोर्ट चेंज कर रहे होते हैं मैंने अभी वेब आपको जो सर्वर की? साइट अवेलेबल की फाइल दिखाई है ना, इसके अंदर यहाँ पर जब हम सर्वर एड्रेस देते हैं ना, तो हम यहाँ पर पोर्ट भी देते हैं उसके आगे। सही है, सेट हो गया सर। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास मैंने इसमें काफी क्लाइंट्स के लिए किया हुआ है। एक एक सर्वर में मेरी 5-5 7-7 वेबसाइट भी चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। एक मेरा क्लाइंट है जिसकी मैंने 50 या 60 वर्ड प्रेस की वेबसाइट्स मेरे से कोई 5-7 सर्वर्स पे चल रही हैं। इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। मैं उसको, अगर एज अ आर्किटेक्ट बात करूं, तो मैं इसलिए अप्रोच को अच्छी बात नहीं समझता, क्योंकि अगर एक सर्वर गया तो एट ए टाइम आपकी 5-10 एप्लीकेशंस डाउन हो जाएंगी। हार्डवेयर को भी तो मेक श्योर करना है कि वो डाउन ना हो। तो बड़ी पर्सपेक्टिव बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन ये कि जब क्लाइंट राजी तो फिर हमें क्या मसला है। सही सर। ठीक है, तो आज का सेट सेशन है। बस यहीं तक है। कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लो 2-4 मिनट और। बाकी ये कि इसको प्रैक्टिस, आप लोग के पास 5 दिन होते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट सेशन हमारा इंशाल्लाह बैश स्क्रिप्टिंग के ऊपर का भी, मैं कुछ पैकेजेस और भी इंस्टॉल करूंगा। मैंने नहीं किया, मैं nginx भी कर लूंगा, कुछ और भी करके दिखा दूंगा आप लोगों को चीज़ें। लेकिन ये कि आगे जाके हमें बहुत कुछ करना है, आगे जाके हमें पैकेजेस बहुत से इंस्टॉल करने हैं। जब हम डॉकर में जाएंगे डॉकर इंस्टॉल करेंगे, जेंकिंस में जाएंगे जेंकिंस इंस्टॉल करेंगे, क्यूबरनेटीज में जाएंगे क्यूबरनेटीज इंस्टॉल करेंगे। तो पैकेजेस तो चलते ही रहेंगे, इसलिए पैकेजेस का आइडिया देना था। बाकी तो पैकेजेस अभी ख़त्म ही नहीं हुए ना। तो थैंक यू सो मच। बाकी कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर।